हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक रिवीजन लेक्चर है। तो बेटा जो लोग एक बार फेमा पढ़ रखे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बट यस, आपने एक बार ही फेमा पढ़ लिया है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक्स फेमा के पता है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा फेमा आप लोग को रिवाइज करवाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक अलग से सिंप्लीफाइड नोट्स बना रखे हैं। तो ये जो सिंप्लीफाइड नोट्स है ये साथ में ही रहेगा इसके, तो आप साथ में ही इसके रिवाइज कर लोगे और नोट्स डाउनलोड करके, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा फेमा कवर्ड है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मेरी कोशिश है लिमिटेड टाइम में पूरा आप लोग अच्छे से मेरे साथ रिवाइज कर लो। मैं खुद ही थोड़ा स्पीड अच्छा रखने वाला हूँ बोलने का, तो तुमको 1.25x या 1.5x पे देखने की जरूरत नहीं है। आई विल मेंटेन अ गुड स्पीड ताकि तुम्हारा रिवीजन लिमिटेड टाइम में और एकदम एनर्जेटिक तरीके से पूरा हो जाए। तो फेमा एक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला इसमें मैंने फ्लो दिया हुआ है टॉपिक का। तो फ्लो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3, सेक्शन 4, फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होता है, फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के स्केड्यूल्स पढ़ेंगे और फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का हम स्केड्यूल पढ़ेंगे। अब बेटा मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम जो डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, मैं एक बात बता दूं आप लोग को। डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन डिट्टो जो बुक में दिया है उस वो नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं पता है? डेफिनेशन के हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन आया है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा तुमको फेमा का डेफिनेशन नहीं पूछते, फेमा के डेफिनेशन के बेस का इंटरप्रिटेशंस वगैरह एग्जाम में पूछते हैं। तो मैंने भी उसी हिसाब से ये ड्राफ्ट किया है, तो तुमको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब अगला आधा घंटा अगर आपने ध्यान से सुना तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ही क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट का। बस एकदम ध्यान से आप सुनते जाओ। सबसे पहला डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है करेंसी। बेटा करेंसी क्या होता है? तो लोग बोला करेंसी इंक्लूड्स नोट्स, कॉइन्स, चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर। ये पहले ये तो सबको पता है, नोट क्या होता है, कॉइन क्या होता है, चेक क्या होता है, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर। तो मैं ये नहीं समझा रहा हूँ। ट्रेवलर्स चेक क्या होता है ये बता रहा हूं मैं। तो बेटा ट्रेवलर्स चेक क्या होता है? जब तुम इंडिया के बाहर जाते हो, तो इंडिया के बाहर जाते हो तो तुम प्री डिनोमिनेटेड करेंसी लेके जाते हो। या तो कार्ड फॉर्म में होता है या तो प्री डिनोमिनेटेड करेंसी होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेवलर्स चेक। अच्छा, इसके बाद एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी आ गया। जब मैं ये बोलता हूँ ना एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो बच्चा बोलता है सर ये क्या होता है? देखो, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करेंसी भी इंक्लूड कर लिया है। तो करेंसी में क्या क्या आएगा बोलो एक बार बिना देखे। करेंसी इंक्लूड्स नोट्स, कॉइन्स, चेक। करेंसी इंक्लूड्स नोट्स, कॉइन्स, चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब आ गया। अच्छा, फिर आता है फॉरेन करेंसी। ए व्हाट इज फॉरेन करेंसी? बहुत सिंपल, बोलता है एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। मतलब भारत की करेंसी को छोड़ के संसार में जितनी भी करेंसी है वो सारी क्या हो गई मेरे बच्चों? फॉरेन करेंसी हो गई। तो कहने से ये पाकिस्तान का, यूएसए का, श्रीलंका का सारा करेंसी अपने लिए क्या है? फॉरेन करेंसी है। लेकिन एक बात बताऊं मैं, इस टॉपिक में फॉरेन करेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉरेन एक्सचेंज का है। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का ये टॉपिक का नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ना कि फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन करेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या जानना है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो उसका इंटरप्रिटेशन समझो। क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन इन इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है जो इंडिया में ड्रॉ हुआ है लेकिन इंडिया के बाहर पे हो रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी पता ना तुम लोग को? मैंने यहाँ पे कियारा आडवाणी को पैसा दिया। मैंने बोला भाई तेरे ऊपर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे को बोलती है लेकिन राकेश जानू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, मैं तेरे को यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, मैं तेरे को लंदन में पे करूंगी। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंदन में आता जाता रहता हूँ। आप कहने से बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट तो मैंने मुंबई में ड्रॉ किया है उसके ऊपर, लेकिन इसका पेमेंट कहाँ पे हो रहा है? इंडिया के बाहर। फिर भी ये फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। अच्छा, क्यों माना जाएगा फॉरेन एक्सचेंज? बिकॉज उसका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे? इंडिया के बाहर है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी ट्रीटेड एज फॉरेन एक्सचेंज। अब दूसरा बोलता है या तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है लेकिन पेमेंट इंडिया में हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने ना यूएसए में एमा वॉटसन के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, लेकिन वो बोली कि फिर से बोली राकेश जानू, मैं तेरे को यूएसए में भले तू मेरे ऊपर ड्रॉ कर रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, मैं यहां पेमेंट नहीं करूंगी, मैं तेरे को पेमेंट करूंगी मुंबई के मुलुंड में। समझ रहा है तुम? तो बोला तो भी वो क्या माना जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। क्यों माना जाएगा? भले उसका पेमेंट इंडिया में हो रहा है, ये वो ड्रॉ कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया। तो बिकॉज ऑफ सोर्स, क्योंकि उसका सोर्स इंडिया के बाहर है, क्या माना जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज।
और तीसरा है बैंक बैलेंस मेंटेन्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ये मान लो बिल गेट्स आया कहां पे, इंडिया में, और उसने अकाउंट खुलवाया श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक। क्या बोला मैंने? उसने अकाउंट खुलवाया श्यामराव विठल कोऑपरेटिव बैंक में, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज माना जाएगा। अब ये बहुत जोरदार पॉइंट है यार। मतलब इन अ सिंपल लैंग्वेज, अगर इंडिया में कोई अकाउंट खुला है, इवन इफ इट इज मेंटेन्ड इन आईएनआर, अगर वो अकाउंट आईएनआर में भी है लेकिन वो अकाउंट किसका है? नॉन रेसिडेंट का, ये तो वो क्या माना जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज क्यों माना जाएगा? बिकॉज ऑफ ओनरशिप। ये मतलब एक बात बताऊं मैं, यहां पे इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया यार, कि यहां पे तीसरे वाले एग्जांपल में मैंने क्या बोला, एक नॉन रेसिडेंट है जो कहां पे है? इंडिया के मतलब वो नॉन रेसिडेंट कहाँ का है? बाहर का बंदा है, नॉन रेसिडेंट है वो, लेकिन वो इंडिया के बैंक में क्या मेंटेन कर रहा है? वो इंडिया के बैंक में अकाउंट मेंटेन कर रहा है। हो सकता है वो आईएनआर में हो, फिर भी वो फॉरेन एक्सचेंज है। क्यों है? बिकॉज उसका मालिक कौन है? उसका मालिक नॉन रेसिडेंट है। तो इससे अपने को ये सीखने मिला है कि जरूरी नहीं है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जरूरी नहीं है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो फॉरेन एक्सचेंज आईएनआर में, फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए, वो आईएनआर में भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इतना क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे ये तीसरा ओनरशिप की वजह से फॉरेन एक्सचेंज माना है। तो एक बार ये बताओ मेरे को, फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज परमिशन ड्रॉन इन इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज परमिशन ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल इन इंडिया। बैंक बैलेंस मेंटेन्ड बाय नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ये तीनों क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज। अब बेटा अगला डेफिनेशन है पर्सन का। ये पर्सन का डेफिनेशन क्या है? तो पहले तो मोर और लेस पूरा तेरा इनकम टैक्स जैसा ही है, मतलब उसमें सब आ गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कंपनी, ये सब आ गया। एक ही अलग है जो तेरा इनकम टैक्स में नहीं है लेकिन यहां पे पर्सन माना जाएगा। यहां पे बेटा ब्रांच एजेंसी ऑफिस ये पर्सन माना जाता है। अच्छा, ब्रांच एजेंसी ऑफिस ये पर्सन माना जाता है। यहां पे इसको पर्सन क्यों माना है? हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ एक ब्रांच है इंडिया में, तो गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांच को कंट्रोल करूं। अब गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट को तो कंट्रोल कर भी नहीं पाएगा। क्यों? हो सकता है उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका ब्रांच क्योंकि इंडिया में है, गवर्नमेंट चाहता है उस ब्रांच को कंट्रोल करो। अब उस ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए उसको कुछ मानना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट बोलता है वो ब्रांच भी हमारे लिए क्या है? पर्सन, और हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, इनकम टैक्स में जो पढ़ा है मोर और लेस, बट सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आ गया। वो क्या आ गया? ब्रांच एजेंसी ऑफिस। तो मुझे बताओ पर्सन का डेफिनेशन बिना देखे क्या क्या आएगा? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, और एक एक्स्ट्रा क्या आ गया? ब्रांच एजेंसी ऑफिस। ये तो अभी तक अपन ने 4 डेफिनेशन पढ़ लिया। मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। पहला क्या है? करेंसी। करेंसी में क्या आएगा? करेंसी इंक्लूड्स नोट्स, कॉइन्स, चेक, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ट्रैवलर्स चेक, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज फॉरेन करेंसी? एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। फिर व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? बिल्स ऑफ एक्सचेंज परमिशन ड्रॉन इन इंडिया, पेबल आउटसाइड इंडिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज परमिशन ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, पेबल इन इंडिया। बैंक बैलेंस मेंटेन्ड बाय नॉन रेसिडेंट। ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों? ये सब हो गया फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है पर्सन। पर्सन में सब आ गया, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एजेपी, सब आ गया। एक एक्स्ट्रा क्या है? ब्रांच एजेंसी ऑफिस। इधर तक क्लियर है? अगला डेफिनेशन फॉरेन सिक्योरिटी। ए फॉरेन सिक्योरिटी के लिए क्या बोलता है? एनी सिक्योरिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी इज अ फॉरेन सिक्योरिटी। मतलब इस पूरे लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है? कि ऐसा कोई फॉरेन सिक्योरिटी, मतलब ऐसा कोई सिक्योरिटी जो एक्सप्रेस किस में हो रहा है? फॉरेन करेंसी में, वो फॉरेन सिक्योरिटी। ये मतलब मान लो मैंने मुंबई में कोई सिक्योरिटी इशू किया, बट वो डिनोमिनेट डॉलर में हो रहा है। किस में डिनोमिनेट हो रहा है? बोलो मुझसे। डॉलर में डिनोमिनेट हो रहा है, ये तो वो क्या माना जाएगा? तो वो माना जाएगा फॉरेन सिक्योरिटी। तो अगर कुछ एक्सप्रेस हुआ है फॉरेन करेंसी में, तो फिर भले वो, अगर कुछ एक्सप्रेस हुआ है फॉरेन करेंसी में, तो फिर भले वो इंडिया में इशू हो रहा है, अगर वो डॉलर वगैरह में एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? फॉरेन सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली भले वो इंडिया में भी इशू हुआ है, क्योंकि डॉलर वगैरह में एक्सप्रेस हुआ, तो पैसा तो इंडिया के बाहर ही जाने वाला है। क्लियर हो गया ये? अगला, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टेटस। बेटा रेसिडेंशियल स्टेटस फेमा में। अच्छा, फेमा का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कितनी बार इनकम टैक्स के साथ इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसका स्टेटस एकदम अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन का स्टेटस बताऊंगा, फिर मैं आप लोग को आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस बताऊंगा। ए फॉर एग्जाम्पल,
अगर कोई नेचुरल पर्सन है तो उसका स्टेटस क्या देखोगे, तो बोला स्टे इन इंडिया इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सबसे ज्यादा स्ट्रेस तुमको किस पे डालना है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे, फॉर लेस देन 183 डेज। अच्छा सुनो, अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारे मॉड्यूल में 182 के रेफरेंस में लिखा हुआ है, अब इनकम टैक्स में भी 182 है, यहां पे भी 182 है, बट दोनों में एक दिन का डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, तो मैंने याद रखने के लिए तुमको 183 के रेफरेंस में पूरा बताया। तो एग्जाम में तुम 183 के रेफरेंस में जैसे मैंने लिखा हूं वैसे भी लिख सकते हो, या 182 के, मैं तुमको दोनों बता दूंगा यहाँ पे। तो क्या बोला है, स्टे इन इंडिया इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर लेस देन 183 डेज। अच्छा, नॉर्मली वो नॉन रेसिडेंट होगा, तो अगर पिछले साल वो लेस देन 183 डेज रहा है तो वो नॉर्मली नॉन रेसिडेंट होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का तुम देख रहा है तो उसमें तुमको क्या देखना है, अगर इसका स्टेटस देख रहा है तो अगर उसने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में लेस देन 183 डेज रहा है, ठीक है, लेस देन 183 डेज रहा है, तो नॉर्मली वो 23-24 में क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। अच्छा, नॉन रेसिडेंट लेकिन लिखते नहीं है एग्जाम में, क्या लिखोगे, PROI, मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ए बट अगर वो इंडिया में आ रहा है ना 3 काम के लिए, कमिंग टू इंडिया फॉर 3 पर्पस, वो 3 पर्पस क्या है मैं 2 मिनट में बता देता हूं, बट अगर वो इंडिया में 3 पर्पस के लिए आ रहा है ये तो फिर वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। ये तो ये वाला एक बार कंक्लूड करो अच्छे से, एकदम आराम से, इसको थोड़ा स्लो जाते क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है। तो ध्यान देना, ये मान लो तुम मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहे हो, मैं कौन हूं, मैं इंडिविजुअल हूं, तो अब तुम क्या देखोगे कि मैं, अब तुम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए देख रहे हो, तो तुम पहले क्या देखोगे कि मैं पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कितने दिन रहा हूं। समझ रहे आप, मैंने क्या बोला, तुम फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कितने दिन रहा हो, तो अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तुम लेस देन 183 डेज रहे हो, क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में तुम लेस देन 183 डेज रहे हो, तो फिर 23-24 में तुम नॉर्मली क्या माने जाओगे, मतलब तुम क्या माने जाओगे, नॉन रेसिडेंट। ए बट अगर तुम इंडिया में 3 पर्पस के लिए आ रहे हो, अच्छा 3 पर्पस क्या है, अगर तुम एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आ रहे हो, या तो तुम बिजनेस वोकेशन के लिए आ रहे हो, या तो तुम इनडेफिनेट पीरियड के लिए आ रहे हो, तुम ये 3 पर्पस के लिए आ रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है कि यार तब तो तेरे को हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। इससे क्या होता है ना, मतलब बोला तुम 3 काम के लिए अगर इंडिया में आ गया तो हम तेरे को क्या मान लेंगे, रेसिडेंट मान लेंगे। बोला भाई हमारे इधर एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है ना, मतलब तू तो हमारा ही आदमी हो गया, तू रेसिडेंट हो गया। इज दिस क्लियर, ठीक है। अगला, अगर पिछले साल तुम स्टे इन इंडिया लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर 183 डेज और मोर है। अच्छा, इसमें 2 तरीका है तुम्हारे पास लिखने का एग्जाम में, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि मोर देन 182 डेज, या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 183 डेज और मोर। तो क्या बोला, अगर पिछले साल तुम इंडिया में 183 डेज या उससे ज्यादा रह रहे हो तो नॉर्मली तुम क्या बन गए, रेसिडेंट। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 का देख रहे हो तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अगर वो 183 डेज या उससे ज्यादा रह रहा है, मतलब मोर देन 182 डेज रह रहा है, ये तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या बन गया, रेसिडेंट। नॉर्मली क्या बन गया, रेसिडेंट। लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है, 3 काम के लिए जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज है पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब डेप्यूटेशन पे जा रहा है, तो वो एक्सेप्शन में कवर्ड नहीं है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, अच्छा, या तो वो बिजनेस या वोकेशन के लिए जा रहा है, वोकेशन मतलब प्रोफेशन, तो वो इंडिया के बाद बिजनेस और वोकेशन के लिए जा रहा है, या तो वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए जा रहा है, मतलब वो कितने दिन के लिए जा रहा है उसे ही नहीं पता, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब पीरियड इज नॉट सर्टेन जाने का। तो ये 3 सिचुएशन में वो क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट। ये उसके अलावा किसी भी पर्पस के लिए जा रहा है, हनीमून के लिए जा रहा है, घूमने फिरने के लिए जा रहा है, एजुकेशन वगैरह के लिए जा रहा है, खैर एजुकेशन पे एक सर्कुलर भी है बट फिलहाल मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो बाकी किसी भी काम के लिए जा रहा है तो वो फिर भी इन दैट सिचुएशन वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। ये पहले यहां तक कंक्लूड करो आगे बढ़ने से पहले। अगर बंदा इंडिविजुअल है तो 2 सिचुएशन है, पिछले साल या तो वो लेस देन 183 डेज रहता है, मेरे साथ रिवाइज करो, देखो फर्स्ट टाइम में हो सकता है तुम्हारे दिमाग में नहीं चिपके, सेकेंड टाइम बोलूंगा तो चिपक जाएगा। तो अगर वो इंडिया के, अभी तुमको स्टेटस देखना है तो सबसे पहले चेक करो पिछले साल कितना दिन रहा है, ये अगर वो पिछले साल लेस देन 183 डेज रहा है तो नॉर्मली वो बंदा क्या बनेगा इस साल, नॉन रेसिडेंट, PROI। लेकिन अगर वो इंडिया में आ रहा है 3 काम के लिए, कौन से 3 काम के लिए, अब मैंने बता दिया 3 काम, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और वोकेशन और इनडेफिनेट पीरियड, ये 3 काम के लिए आ रहा है, ये तो फिर वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। इतना क्लियर है। अब दूसरा सिचुएशन, अगर वो पिछले साल में 183 डेज या उससे ज्यादा रहा है, 183 डेज या उससे ज्यादा रहा है, तो फिर 3 सिचुएशन है।
तीन सिचुएशन क्या है, नॉर्मली वो क्या बनेगा, तो नॉर्मली वो बनेगा रेसिडेंट। दूसरा सिचुएशन, वो इंडिया के बाहर जा रहा है। अच्छा, इंडिया के बाहर वो क्यों जा रहा है, तो इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और वोकेशन और इनडेफिनेट पीरियड। अगर वो तीन काम के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है ये तो नॉर्मली वो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर वो दूसरे काम के लिए जा रहा है तो फिर वो रेसिडेंट ही रहेगा। तो पिछले साल में अगर 183 डेज या उससे ज्यादा रहता है यूजुअली रेसिडेंट, गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर 3 पर्पस तो नॉन रेसिडेंट, गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर अदर पर्पस तो रेसिडेंट। आई होप इट क्लियर है। अगर वो इंडिया में आ रहा है, कमिंग टू इंडिया, तो अगेन किस काम के लिए आ रहा है, अगर ये तीन काम के लिए आ रहा है, पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन, इनडेफिनेट पीरियड, अगर वो तीन काम के लिए आ रहा है, गवर्नमेंट बोलता है हमारे देश में तू एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, हमारा ही आदमी है, मतलब तू क्या बन गया, रेसिडेंट। लेकिन अगर वो बाकी काम के लिए आ रहा है तो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। जबरदस्त डेफिनेशन है बेटा। अभी एक चीज समझो, नॉर्मल लेक्चर में इसमें समझाने में मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। अब ये रिवीजन लेक्चर है, ऑब्वियसली उतना टाइम तो ले नहीं सकते, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी लॉजिक पे बहुत ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करके, रिवीजन का पर्पस होता है तुमको प्रोविजंस याद हो जाने चाहिए, तो तुम मेरे साथ याद करने का ट्राई करो, एक बार याद करने का ट्राई करो, चलो पार्टिसिपेट करो। तो अगर पिछले साल वो इंडिया में कितना दिन रहा है, लेस देन 183 डेज, तो अगर पिछले साल वो इंडिया में लेस देन 183 डेज रहा है तो नॉर्मली वो इस साल क्या माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट, PROI। लेकिन अगर वो इंडिया में तीन काम के लिए आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, इनडेफिनेट पीरियड, ये तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। पिछले साल वो इंडिया में 183 डेज या उससे ज्यादा रहा, अब तीन पॉसिबिलिटी है, नॉर्मली वो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है, अच्छा इंडिया के बाहर किस काम के लिए जा रहा है, तो इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और वोकेशन और इनडेफिनेट पीरियड। अगर वो ये तीन काम के लिए जा रहा है इंडिया के बाहर, ये तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। और अगर वो बाकी काम के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तब तो वो रेसिडेंट ही रहेगा। अच्छा, अगर वो आ रहा है इंडिया में ये तीन काम के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वोकेशन, इनडेफिनेट पीरियड, बोलता तू हमारे देश में आ रहा है, हमारा आदमी, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है तो फिर ये तीन काम के लिए आ रहा है तो रेसिडेंट, और अगर बाकी काम के लिए आ रहा है इंडिया में तो क्या बनेगा, नॉन रेसिडेंट। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। बड़े आगे, तो ये हो गया तेरा नेचुरल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। अब आर्टिफिशियल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये तो अगर आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड इंडिया में है, अच्छा रजिस्टर्ड इंडिया में जैसे कंपनी हो गया, LLP हो गया, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तब तो वो रेसिडेंट ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बोलो जोर से, रेसिडेंट ही माना जाएगा। लेकिन अगर वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस है, क्या बोलो मेरे बच्चों, क्या है वो, ब्रांच एजेंसी ऑफिस है, तो उसका स्टेटस कैसे होगा, तो ब्रांच एजेंसी ऑफिस अगर इंडिया में है तो वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस क्या बन गया, रेसिडेंट। अच्छा, अगर वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, बट उसको कोई रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है, कोई PRI कंट्रोल कर रहा है, तो भी वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। तो अगर कोई कंपनी है, LLP है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तब तो रेसिडेंट ही हो गया। मान लो मेरे को कंपनी है LLP का स्टेटस नहीं देखना है, मेरे को ब्रांच एजेंसी ऑफिस का स्टेटस देखना है, तो फिर ये क्योंकि वो भी तो पर्सन माना जाता है यहाँ पे, तो ये देखो वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस किधर है, अगर वो इंडिया में है तो फिर तेल लेने गया, वो तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। मान लो वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस इंडिया के बाहर है, फिर चेक करो कि उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, अगर उसको PRI कंट्रोल कर रहा है, अगर उसको रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है, ये तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तब तो वो क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट। क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो अगर कोई कंपनी है इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट। अच्छा, कोई ब्रांच एजेंसी ऑफिस है, ना तो इंडिया में है, वो इंडिया के बाहर है, अच्छा इंडिया के बाहर है लेकिन उसको कंट्रोल भी PRI नहीं कर रहा है, तो वो ब्रांच एजेंसी ऑफिस क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। सो ये तेरा स्टेटस कंप्लीट हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा लिमिटेड टाइम में अच्छे से जितना आपको मैं समझा सकूं। देखो एट द एंड ऑफ द डे रिवीजन का पर्पस होना चाहिए तुमको याद करने का, तो मेरे साथ तुम भी बोलो बैठ के, तब भी तुमको याद होगा। समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शंस फॉर डीलिंग इन फॉरेक्स। अच्छा, अगर तुम मॉड्यूल में देखोगे ना, मॉड्यूल में आप अगर देखोगे ना, तो मॉड्यूल में ये लोगों ने लैंग्वेज क्या यूज किया है, प्रोहिबिशन लैंग्वेज यूज किया सेक्शन 3 में, लेकिन उसके नीचे इन्होंने एक लास्ट में 2 पैराग्राफ ऐड कर दिया और बोला कि अगर जनरल और स्पेशल ऑर्डर के साथ या RBI के अप्रूवल के साथ करना चाहो तो कर सकते हो। इन अ सिंपल लैंग्वेज कहने से ये प्रोहिबिटेड नहीं हुआ, क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड हुआ। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। अभी क्या रिस्ट्रिक्शन है सुनो, रिस्ट्रिक्शन फॉर डीलिंग इन फॉरेक्स। बेटा सबसे पहले फॉरेक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, फॉर एंड एक्स। मतलब फॉर का मतलब होता है फॉरेन और एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। तो रिस्ट्रिक्शंस फॉर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोला मैंने, बोलो जोर से, रिस्ट्रिक्शंस फॉर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें 4 चीजें, सेक्शन 3 है,
क्या बोलता है सेक्शन 3 है, रिस्ट्रिक्शंस टू डील इन फॉरेक्स विथ एनी पर्सन अदर देन ऑथोराइज पर्सन। एक एग्जांपल देता हूं, मैं इंडिया के बाहर आया, सॉरी मैं बाहर से इंडिया में आ रहा हूं, मेरे पास डॉलर पड़ा हुआ है, मेरी एक फ्रेंड है उसका नाम है कटरीना, वो जा रही है यूएसए, उसको डॉलर चाहिए, तो मुझे बहुत जोर से डॉलर आ रहा है, मैंने कटरीना को बोला तू ही खरीद ले मेरे से, ये हरकत अलाउड नहीं है। अगर मुझे फॉरेक्स बेचना है, फॉरेन करेंसी, तो मैं ऑथोराइज पर्सन को ही बेच सकता हूं, और अगर कटरीना को फॉरेक्स खरीदना है तो वो ऑथोराइज पर्सन से ही खरीद सकते हैं, ये डायरेक्ट डीलिंग अलाउड नहीं है। ये बोला है सेक्शन 3 ने, रिस्ट्रिक्शंस टू डील इन फॉरेक्स विद एनी पर्सन अदर देन ऑथोराइज पर्सन, रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ, इसके ऊपर अगर कोई जनरल स्पेशल ऑर्डर है, आरबीआई ने अप्रूवल किया तो अलग बात है, बट अदरवाइज ये अलाउड नहीं है। दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। ए मान लो मेरा दोस्त आया, लेट से उसका नाम है जस्टिन बीबर, जस्टिन बीबर को बहुत जोर से शॉपिंग आ रहा है, बोला मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। मैंने बोला लेकिन जस्टिन भाऊ तू मर्सिडीज भले खरीद, इसका पेमेंट मैं तेरे को नहीं करने दूंगा, मैं पे करूंगा। गवर्नमेंट बोलता अलाउ नहीं है, बिना आरबीआई के अप्रूवल के अलाउड नहीं है, बिना जनरल स्पेशल ऑर्डर के अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर नॉन रेसिडेंट पे करेगा तो फॉरेन करेंसी में पे करेगा, लेकिन अगर मैं पे करूंगा तो ऑब्वियसली वो फॉरेन करेंसी नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा देश का। इसीलिए बोला तुम नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में तुम पेमेंट नहीं कर सकते हो। तीसरा, रिस्ट्रिक्शंस टू रिसीव ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में आप रिसीव भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, इसके पीछे बहुत डीप लॉजिक है, तो क्लास में अभी रिवीजन लेक्चर में ये बता नहीं पाऊंगा, नॉर्मल लेक्चर में आपको मैं काफी डिटेल में एग्जांपल में समझाता हूं, बट अभी के लिए ये समझो अगर तुम नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में रिसीव करना चाहते हो तो तुम रिसीव नहीं कर सकते हो, बट अगर इट इज सपोर्टेड बाय फॉरवर्ड इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट तो रिसीव कर सकते हो। अभी इसको रिवीजन में इतना ही समझो, इस पर ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो। फिर अगला है एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया ड्यू टू विच असेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया गेट ऑल्टर। अब इसको समझाने के लिए मैं तुमको एक एग्जांपल देके बताता हूं। एग्जांपल क्या है मेरे बच्चों, समझो। ए मान लो मेरी बहन है जो रहती है यूके में रहती है। अब मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को बोला कि एक काम करना, मैं तेरे को यहां पे 1 करोड़ देता हूं, तेरा कोई है पहचान में यूके में? उसने बोला हाँ मेरा पहचान में है यूके में। मैंने बोला उसको बोला ना मेरी बहन को यूके में 1 करोड़ देने को। मतलब मैंने इंडिया में एक ट्रांजैक्शन एंटर किया जिसकी वजह से इंडिया के बाहर का मेरा असेट और लायबिलिटी ऑल्टर हो रहा है। ऐसा ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं है। अच्छा, ऐसा ट्रांजैक्शन क्यों नहीं अलाउड है? बिना आरबीआई के अप्रूवल के, क्योंकि इसमें हवाला ट्रांजैक्शंस हो सकता है। अब हवाला क्या होता है इतना सब डिटेल में अभी मैं फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा, बट आपको एक सिंपल तरीके से बता दूं, जैसे टेररिस्ट होता है। अब मान लो यार कोई बंदा है जो इंडिया के बाहर बैठा है, अब समझो कोई बंदा है जो इंडिया के बाहर बैठा है, यहां पे बोलेगा भाई तू बॉम्ब फोड़ मैं तेरे को पैसा दूंगा, तो बैंक से तो भेजेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वहां पे किसी बंदे को वो पैसा दे देगा ताकि मैं बॉम्ब फोड़ूं, और वहां पे किसी बंदे को दे देगा, और उस बंदे का दूसरा आदमी यहां पे बैठा होगा जो उसके बिहाफ में यहां पे मेरे को पैसा दे देगा। तो ऐसे हवाला ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है। इसीलिए बोला अगर तुम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एंटर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया, इंडिया में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से इंडिया के बाहर या तो तुम्हारा असेट या तो लायबिलिटी ऑल्टर हो रहा है, तो बिना आरबीआई के या बिना जनरल स्पेशल ऑर्डर के वो अलाउड नहीं है। तो बेटा सेक्शन 3 एक बार मेरे साथ रिवाइज करो, 3A 3B 3C 3D, एकदम फटाफट। 3A क्या बोलता है, अगर तुम डील करना चाहते हो फॉरेक्स में किसी भी पर्सन से अदर देन ऑथोराइज पर्सन तो अलाउड नहीं है। दूसरा 3B बोलता है अगर तुम पेमेंट करना चाहते हो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट तो वो अलाउड नहीं है। तीसरा बोलता है अगर तुम रिसीव करना चाहते हो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट तो वो अलाउड नहीं है। और चौथा बोलता है अगर तुम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर करना चाहते हो इंडिया में ड्यू टू विच असेट और लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया गेट ऑल्टर, वो भी अलाउड नहीं है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। नाउ सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या बोलता है मेरे बच्चों, समझो अच्छे से। रिस्ट्रिक्शंस फॉर ट्रांसफर, अक्वायरिंग या होल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, 1 फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन करेंसी। तो नॉर्मली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा, नॉर्मली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर तुम ट्रांसफर करना चाहते हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर तुम अक्वायर करना चाहते हो, या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर तुम होल्ड करना चाहते हो, तो या तो आप ट्रांसफर करना चाहते हो, या तो आप अक्वायर करना चाहते हो, या तो आप होल्ड करके रखना चाहते हो। क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, या तो फॉरेन सिक्योरिटी, या तो फॉरेन करेंसी। मतलब मैं चाहता हूं बेटा बकिंगम पैलेस खरीदूं,
या ट्रांसफर करो, मान लो खरीद लिया मैंने, ट्रांसफर करना चाहता हूं या उसको होल्ड करके रखना चाहता हूं, तो नॉर्मली इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। या तो मैं फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफर करना चाहता हूं, अक्वायर करना चाहता हूं, होल्ड करके रखना चाहता हूं, तो नॉर्मली इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। या तो मैं फॉरेन करेंसी ट्रांसफर करना चाहता हूं, अक्वायर करना चाहता हूं या होल्ड करके रखना चाहता हूं, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉर्मली इसके ऊपर क्या है मेरे बच्चों? रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जो मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब उस केस में तुम ट्रांसफर कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो। अच्छा, ये एक्सेप्शन सेक्शन 4 के अंदर नहीं दिया है, अलग अलग जगह पे दिया है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए तुमको एक जगह पे लिख के दे दिया। मैंने क्यों किया ऐसा? नहीं तो बच्चा ढूंढेगा, बोलेगा यार मॉड्यूल में तो सेक्शन 4 में ऐसा कुछ दिया नहीं है, सर ने क्यों पढ़ा दिया, तो बता रहा हूं। तो बोला भाई नॉर्मली अगर तुम ट्रांसफर करना चाहते हो, अक्वायर करना चाहते हो या होल्ड करके रखना चाहते हो, तीन चीज, नंबर 1 इमोल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी, तो ये करने के लिए ये लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में अलाउड है। पहला, अक्वायर्ड व्हेन द पर्सन वाज नॉन रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल मैंने बकिंगम पैलेस तब खरीदा जब मैं नॉन रेसिडेंट था, ये मतलब मैंने उस वक्त खरीदा प्रॉपर्टी जब मैं भारत सरकार का व्यक्ति नहीं था, मैं नॉन रेसिडेंट था। ये तो ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि ये सिटीजनशिप तो रही है, तो हो सकता है हर साल अलग अलग नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस हो। तो जिस ईयर में मैंने 2012 में खरीदा तब मैं नॉन रेसिडेंट था, तो आज भले मैं रेसिडेंट हूं, मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा, जब खरीदा तब मैं तेरा आदमी नहीं था और ये प्रॉपर्टी तेरा है नहीं, इंडिया के बाहर का प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट बोलता है कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो तुमने तब अक्वायर किया था जब तुम नॉन रेसिडेंट नहीं थे, तुमने तब अक्वायर, सॉरी जब तुम नॉन रेसिडेंट थे, मतलब जब तुम रेसिडेंट नहीं थे, तो जब तुम नॉन रेसिडेंट अगर तुमने तभी कोई प्रॉपर्टी अक्वायर किया है, तो वो प्रॉपर्टी को तुम होल्ड करके रख सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, तुमको हमको अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। या तो तुमको बाय वे ऑफ गिफ्ट मिल रहा है तो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंजेलिना जॉली ने वैलेंटाइन डे में मेरे को बेटा फॉरेन इमेल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर का गिफ्ट किया, गवर्नमेंट को तो खुशी होगी, अरे फ्री में प्रॉपर्टी मिल रहा है इंडिया के बंदे को, तो फॉरेन करेंसी तो नहीं जा रहा है इसमें, तो बोलता है बिंदास ले ले। या इनहेरिटेंस में इलॉन मस्क ने अपना घर इनहेरिटेंस में मेरे को दे दिया, विल में लिख के रखा मेरे डेथ के बाद राकेश सर को जाएगा प्रॉपर्टी और मेरे को मिल रहा है, तो मैं होल्ड करके रख सकता हूं, कोई अलग से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस। अगला दिया फॉरेन सिक्योरिटी, सेम एक्सेप्शन है फॉरेन सिक्योरिटी का। तो नॉर्मल क्या बोलता है, अगर फॉरेन सिक्योरिटी तुमको ट्रांसफर करना है, अक्वायर करना है या होल्ड करके रखना है, तो नॉर्मली देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस। बट अगर वो फॉरेन सिक्योरिटी तुमने तब अक्वायर किया जब तुम क्या था, नॉन रेसिडेंट, जब तुम क्या था, नॉन रेसिडेंट, या तुमको बाय वे ऑफ गिफ्ट या इनहेरिटेंस मिल रहा है, तो उसे भी तुम होल्ड करके रख सकते हो, उसके लिए तुमको अलग से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। अगला आता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी के लिए है एक्सेप्शन, बट क्योंकि अलग से तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं डाला है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो इसको सेक्शन 4 अपना खत्म हो गया बेटा। एक बारी सेक्शन 4 को नटशेल में बताओ मेरे साथ, क्या बोलता है नटशेल में, बताओ सेक्शन 4। तो पहला बोलता है सेक्शन 4 कि अगर तुमको इमेल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, नंबर 1 क्या बोल रहा हूं मैं, इमेल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, नंबर 1, नंबर 2 फॉरेन सिक्योरिटी, नंबर 3 फॉरेन करेंसी, या तो तुम क्या करना चाहते हो, ट्रांसफर, या तो तुम क्या करना चाहते हो, अक्वायर, या तो तुम क्या करना चाहते हो, होल्ड करके रखना चाहते हो। तो ये तीन चीज करने के लिए नॉर्मली तुमको किसी भी प्रकार का अप्रूवल, सॉरी नॉर्मली ये अलाउड नहीं है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अगर वो इमेल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तुमने अक्वायर किया था जब तुम नॉन रेसिडेंट है, या तो तुमको बाय वे ऑफ गिफ्ट इनहेरिटेंस मिल रहा है, तो तुम होल्ड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो। सेम भी अगर कोई फॉरेन सिक्योरिटी तुमको मिल रहा है तब तुमने लिया था जब तुम नॉन रेसिडेंट थे, या तो तुमको बाय वे ऑफ गिफ्ट इनहेरिटेंस मिल रहा है, तो तुम होल्ड कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबॉडी। बढ़े आगे, चलो अब हम लोग अगला डिस्कस कर रहे हैं सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। हमेशा याद रखो बेटा, अगर तुम फेमा पढ़ रहे हो, फेमा में जब तक बॉर्डर अफेक्ट नहीं होगा ये तब तक वो आएगा ही नहीं फेमा में। तो एक सिंपल तरीका बताऊं याद रखने का, फेमा में बॉर्डर अफेक्ट होना चाहिए। तो पहले तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए अगर कोई बंदा रेसिडेंट है, क्या बोलो जोर से, अगर कोई बंदा रेसिडेंट है तो अगर उसका इंडिया के बाहर का असेट अफेक्ट होता है, क्या बोला मैं, अगर कोई बंदा रेसिडेंट है और अगर उसका इंडिया के बाहर का असेट अफेक्ट होता है, ये तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और अगर कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है, क्या बोला मैं, अगर कोई बंदा नॉन रेसिडेंट है और अगर उसका इंडिया का असेट अफेक्ट हो रहा है, ये तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। उसी को इन्होंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है देखो, बोलता है फॉर रेसिडेंट एनी ट्रांजैक्शन एंटर्ड ड्यू टू विच असेट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो क्या तीन चीज उसका अफेक्ट हो रहा है, नंबर 1 उसका असेट अफेक्ट हो रहा है, नंबर 2 लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, या तो नंबर 3
कंटिंजेंट लाइबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, कहां का, इंडिया के बाहर का, तो वो क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अच्छा, नॉन रेसिडेंट का यही चीज अफेक्ट हो रहा है, असेट या तो लाइबिलिटी, लेकिन कहां का अफेक्ट हो रहा है, इंडिया के अंदर का, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है ना यार, तो उसका इंडिया के अंदर का अफेक्ट हो रहा है, तो क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या माना जाएगा, बोलो जोर से, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो एक बार मेरे साथ बताओ ये। अच्छा, तुमने नोटिस किया नॉन रेसिडेंट के लिए इन्होंने कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं लिखा है, हो सकता है एक्सीडेंटल एरर हो, बट तुम भी एग्जाम में नहीं लिखा है इन्होंने, मतलब एक्ट में ही नहीं लिखा है, तो तुमको भी एग्जाम में केयरफुल रहना है। कैसे केयरफुल रहना है, तो तुम अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लिखते हो तो क्या, तो बोला कि भाई अगर कोई रेसिडेंट है तो उसका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होगा, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से तीन चीज ऑल्टर होता है, कहां का, रेसिडेंट के लिए इंडिया के बाहर का, बॉर्डर अफेक्ट होगा, तो कौन सा तीन चीज, असेट, लाइबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी, कहां का अफेक्ट हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। अच्छा, नॉन रेसिडेंट के लिए कहां का अफेक्ट हो रहा है, तो नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया का अफेक्ट हो रहा है। क्या दो चीज अफेक्ट हो रहा है, असेट और लायबिलिटी अफेक्ट हो रहा है, कहां का अफेक्ट हो रहा है, इंडिया का। अच्छा, यहां पे कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं आएगा। तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन तुमने किया, किसने किया, नॉन रेसिडेंट ने, जिसकी वजह से असेट या तो लायबिलिटी कहां का अल्टर हो रहा है, इन इंडिया, तो वो भी क्या माना जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यहां पे कंटिजेंट लायबिलिटी कवर्ड नहीं है। अच्छा, व्हाट इज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बहुत चिंदी डेफिनेशन है, बोलता है ऐसा हर ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट नहीं है वो क्या माना जाएगा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। समझ रहे हो, मतलब कैपिटल मतलब असेट लाइबिलिटी हो गया, तो करंट मतलब रेवेन्यू हो गया, याद रखने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, समझ रहे हो। तो असेट लाइबिलिटी ऑल्टर हो रहा है मतलब कैपिटल हो गया, तो उसके अलावा सारा मतलब नॉर्मली रेवेन्यू आएगा यहाँ पे, तो कैपिटल के अलावा सारा ट्रांजैक्शन क्या बन गया, करंट अकाउंट। इफ फॉर एग्जांपल तुम शेयर्स खरीद रहे हो, डिबेंचर्स खरीद रहे हो, लोन ले रहे हो, ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। तो डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मिल रहा है, या तुम इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, ये सब क्या हो गया, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। अच्छा, एक्ट में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट मैं रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग तो एनीवे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का सारा शेड्यूल पढ़ने वाले हैं। So, for a current account transaction, I am talking. See, it is divided in three parts. Current account transaction schedule 1. This is prohibited transaction. Means those transactions are not allowed at all. Prohibited transaction. Then there are certain transactions which are given in schedule 2. The transaction which are given in schedule 2, those transactions are allowed, but for that you need CG approval, central government approval. Is this clear? And then schedule 3, those transactions are also allowed, but for that you need RBI approval. So can I say, practically we are going to learn three schedules for current account transaction. Those transactions which are falling in schedule 1, those are prohibited transactions, these are not allowed at all. Then those transactions which is given in schedule 2, those transactions are allowed, but you need central government approval for that. Then schedule 3 transactions, those are not allowed at all, those are prohibited transactions. Now what if some transaction is not there in schedule 1, not there in schedule 2, not there in schedule 3? So if any transaction does not cover in any of the three schedule, then it is freely allowed. So if transaction does not fall in any of the above three categories, then that transaction is freely allowed. Is this clear? Now friends, so we will first try to understand all three schedules, and once you will remember this schedule, and in exam if some transaction will come which is a current account transaction is not falling in any of these three schedule, then what will happen, then those transactions will be freely allowed. So first schedule we are learning is prohibited transaction. Now these transactions are not allowed, you cannot draw foreign exchange for these transactions. First is remittance out of lottery winnings. Now friends, if you are winning a lottery and for that lottery you want to take this money outside India, foreign currency you want to take outside India, not allow, because it will lead to a huge negative capital outflow, and obviously without any effort. Plus there is also a lot of hawala transactions done this way, and that's why this is that lottery winnings cannot be taken outside India. Second, means foreign currency cannot be, you cannot take foreign currency outside India if it is out of lottery winnings. Second is, if you are winning out of horse race riding etc or any other hobby, means again I am doing betting activity on horse and they won and I am getting
दैट फॉरेन करेंसी, तो हम लोग उसको भी इंडिया के बाहर ले जा नहीं सकते हैं। क्लियर है ये। तीसरा, रेमिटेंस ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। ये तो पहले दो में ये लोगों ने क्या बोला है कि पहले दो में बोला कि अगर तुम लॉटरी से जीत रहा है, फॉरेन करेंसी इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकता है। अगर तुमने हॉर्स रेस राइडिंग और ऐसा कोई और हॉबी के थ्रू तुमने जीता है फॉरेन करेंसी और उसको इंडिया के बाहर ले जाना चाहता है, तो तुम वो भी ले जा नहीं सकता है। तीसरा में ये नहीं बोल रहा है, तीसरे में ये लोग बोल रहा है कि भाई तेरे को इंडिया के बाहर जाके लॉटरी टिकट खरीदना है, उसके लिए तू ले जाना चाहता है, तो हम उसके लिए भी तेरे को फॉरेन करेंसी ले जाने नहीं देंगे। या तेरे को कोई ऐसा बैंड या प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन इंडिया के बाहर खरीदना है, उसके लिए फॉरेन करेंसी ले जाना चाहता है। या फुटबॉल पूल और स्विफ्ट स्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब ऐसे याद रखो ना, बेटिंग एक्टिविटी है ये सब, इसके लिए तुम पैसा ले जाना चाहता तो तुम फॉरेन करेंसी ले जा नहीं सकता। तो पहला तीन तो कैसे याद रख सकते हो, पहला तीन कैजुअल इनकम है, ठीक है, कैजुअल एक्टिविटी का पैसा है। तो पहला क्या है, अगर तुम लॉटरी विनिंग का पैसा फॉरेन करेंसी ले जाना चाहते हो इंडिया के बाहर, या तो हॉर्स रेस राइडिंग वगैरह से जीता है उसको ले जाना चाहते हो, या तो तुम बाहर पैसा ले जाना चाहते हो ताकि तुम बाहर का फॉरेन अपना लॉटरी टिकट खरीद सको, या तो उसके फुटबॉल पूल स्विफ्ट स्केट मतलब बैटिंग एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर सको, या तो कोई ऐसा मैगजीन परचेज कर सको जो बैन है। सर कौन सा मैगजीन बैन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तो ये तीन एक्टिविटी अगर तुम के लिए फॉरेन करेंसी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर तुम डिविडेंड पे करना चाहते हो, जहां पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, जिस भी इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेबल है, डिविडेंड बैलेंसिंग, और उस इंडस्ट्री में अगर तुम डिविडेंड पे करना चाहते हो फॉरेन करेंसी में, तो वो भी अलाउड नहीं है। अब देखो ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं आप लोग को डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा डिविडेंड बैलेंसिंग क्या है, बट ये समझो डिविडेंड बैलेंसिंग मतलब होता है कि तुम अपने फॉरेन पार्टनर को अगर डिविडेंड देना चाहते हो तो तुम प्रीवियसली अर्न फॉरेन एक्सचेंज से ही डिविडेंड दे सकते हो, उसको डिविडेंड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो जिस भी इंडस्ट्री में डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल नहीं है, उस वहां पे अगर डिविडेंड पे करना चाहते हो तो फ्रीली अलाउड है, बट जहां पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है वहां पे अगर तुम फॉरेन करेंसी ड्रॉ करना चाहते हो ताकि तुम डिविडेंड पे कर सको, तो वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। अगला, अगर तुम कोई कमीशन पे करना चाहते हो, अब क्या करना चाहते हो मेरे बच्चों, कमीशन पे करना चाहते हो, और किस पे कमीशन पे करना चाहते हो, एक्सपोर्ट पे। कहां पे, टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। अगर इसको सिंपल वे में समझाऊं तो मैं ऐसे बोलूं कि जिस जॉइंट वेंचर में तुम को वेंचरर है, जिस जॉइंट वेंचर में तुम क्या है, को वेंचरर है, वहां पे तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस एक्सपोर्ट के ऊपर तुम एजेंट को कमीशन देना चाहते हो, तो वो अलाउड नहीं है। या तुम्हारा होली ओन सब्सिडरी है इंडिया के बाहर, उसको तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस एक्सपोर्ट के ऊपर अगर तुम अपने एजेंट को कमीशन देना चाहते हो फॉरेन करेंसी में, तो अलाउड नहीं है। या तो तुम कमीशन पे करना चाहते हो किसी ऐसे एक्सपोर्ट पे विच इज मेड अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। ए व्हाट इज रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, अब ये सब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका लॉजिक डिटेल में नहीं बता सकता हूँ रिवीजन लेक्चर में। तो रुपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है, ए जहां पे फॉरेन मतलब जहां पे एक्सपोर्ट का कंसिडरेशन आईएनआर में मिल रहा है, क्या बोला मैंने, जहां पे एक्सपोर्ट का कंसिडरेशन किस में मिल रहा है, बोलो जोर से, आईएनआर में मिल रहा है। ये ऐसे एक्सपोर्ट कंसिडरेशन जो आईएनआर में मिलता है उसको बोलते हैं रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, और जहां पे रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में एक्सपोर्ट हुआ है वैसे एक्सपोर्ट के ऊपर अगर तुम कमीशन पे करना चाहते हो, वैसे एक्सपोर्ट के ऊपर अगर तुम कमीशन पे करना चाहते हो तो वो फॉरेन करेंसी में तो वो अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा एक्सपोर्ट के ऊपर तेरे को कंसिडरेशन आईएनआर में मिल नहीं रहा है, सॉरी तेरे को फॉरेन करेंसी में कंसिडरेशन मिल नहीं रहा है, आईएनआर में मिल रहा है, और तुम ऊपर से डॉलर पे करना चाहता है एजेंट को वैसे एक्सपोर्ट पे, तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इसीलिए अलाउड नहीं है। अच्छा, या तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन दिया है, अगर टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट है, टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट है और वो एक्सपोर्ट तुम कर रहा है, टी एंड टोबैको का एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका कंसिडरेशन तेरे को आईएनआर में मिल रहा है, मतलब रुपी स्टेट क्रेडिट रूट है, तो वहां पे फिर भी तुम डॉलर में फॉरेन करेंसी में तुम कमीशन दे सकते हो, बट मैक्सिमम 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। तो अगर तेरा इनवॉइस वैल्यू 1 लाख का है तो तुम 10,000 तक का दे सकता है। कितना तक का दे सकता है, बोलो जोर से, 10,000 तक का तुम कमीशन दे सकता है। आई होप इट इज क्लियर। अगला, अगर कोई कॉल बैक सर्विस के लिए फॉरेन करेंसी देना चाहते हो तो भी अलाउड नहीं है। शॉर्ट में बताओ व्हाट इज कॉल बैक सर्विस, तो ऐसा कोई सर्विस जहां पे मैं कॉल करूंगा एंड वो लोग क्या करता है, वो लोग मेरा कॉल कनेक्ट करके देता है, ठीक है, तो अब इसके पीछे बहुत कुछ है बट मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, कनेक्ट करके देता है एंड मेरे पास एक रिसीवर रहेगा जिसपे कॉल ट्रांसफर कर देगा, तो दीज आर कॉल बैक सर्विसेज। तो यहाँ पे भी फॉरेन करेंसी यूज नहीं कर सकते हो। या तो इंटरेस्ट ऑन एनआरएसआर अकाउंट, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। ए व्हाट इज एनआरएसआर अकाउंट शॉर्ट में, तो बोला भाई अगर मैं इस साल रेसिडेंट हूँ, अब मैं चला गया फॉरेन में लेकिन मैं बार बार इंडिया में आने वाला हूँ, तो मेरे को गवर्नमेंट बोला ठीक है तेरा जो अकाउंट है वो, तू आज तो रेसिडेंट है लेकिन तू फ्यूचर में तू नॉन रेसिडेंट बन जाएगा क्योंकि तू इंडिया के
बाहर जा रहा है, तो तू हम तेरे को फिर भी ये पैसा इंडिया में यूज करने देंगे, तो उसको रुपी में डिक्लेयर कर देता है। अब नेक्स्ट ईयर जब मैं नॉन रेसिडेंट बन जाऊंगा और मैं इंडिया में आऊंगा, तो वो अकाउंट जो है मेरा एक वो आईएनआर में है, बट क्योंकि मैं नॉन रेसिडेंट हूं तो वो मेरे लिए काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया, तो वैसे अकाउंट को नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट बोलते हैं। अब ये 2-3 साल बाद अगर मैं आता हूं तो 2-3 साल में जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, मुझे बोला मैं वो इंटरेस्ट इंडिया के बाहर ले जाना चाहता हूं। गवर्नमेंट बोलता है भाई तेरे को उंगली दिया तो तू पूरी हाथ पकड़ रहा है, हम तेरे को बोले थे कि ये जो अकाउंट है तेरे को नॉन रेसिडेंट बनने के बाद भी हम इंडिया में यूज करने देंगे, तो दैट इज नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। बट तू अभी चढ़ रहा है हमारे ऊपर, तू बोल रहा है भाई ये इसके ऊपर जो आईएनआर आया है मैं वो भी ले जाना चाहता हूं, तो वो अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एनआरएसआर, क्योंकि वो भारत का पैसा है, इंडिया के बाहर तेरे को हम ले जाने नहीं देंगे। तो ये 8 ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड है शेड्यूल 1 में। अच्छा, 2 ट्रांजैक्शंस भी प्रोहिबिटेड है, लेकिन वो शेड्यूल 1 में नहीं है, रूल में प्रोहिबिटेड है, लेकिन अलग से किधर याद रखोगे तो वो भी मैं बता देता हूं। अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, अगर तुम ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी नेपाल भूटान के इंसान के साथ, ट्रांजैक्शन किसी नेपाली भूटानी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो किसी नेपाल वाले को या भूटान वाले को तुम फॉरेन करेंसी देना चाहते हो या ट्रैवल कर रहे हो नेपाल भूटान, तो यहाँ पे तुम फॉरेन करेंसी यूज नहीं कर सकते हो। आप फॉरेन करेंसी यूज बताइए जोर से, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेपाल भूटान में आईएनआर एक्सेप्टेड है, तो सरकार बोलता है भाई साहब जहां पे आईएनआर एक्सेप्टेड है वहां पे जबरदस्ती का काहे को तू फॉरेन करेंसी बर्बाद कर रहा है। तो अगर तुम नेपाल भूटान में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो या तुम नेपाल भूटान ट्रैवल करना चाहते हो तो फॉरेन करेंसी अलाउड नहीं है। अब मुझे बताओ कौन से 10 ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। तो पहले 3 तो कैजुअल इनकम है, अगर तुम लॉटरी विनिंग्स को रेमिट करना चाहते हो, हॉर्स रेस राइडिंग के ऊपर तुम रेमिट करना चाहते हो, या तो तुम लॉटरी टिकट परचेस करना चाहते हो, फुटबॉल, पुल, स्विफ्ट, स्केट, बैंड और प्रिस्क्राइब्ड मैगजीन, तो ये 3 सिचुएशन में तुम फॉरेन करेंसी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर तुम कमीशन पे करना चाहते हो ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, या कमीशन पे करना चाहते हो अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, तो यहाँ पे भी फॉरेन करेंसी तुम यूज नहीं कर सकते हो। या तो तुम अगर डिविडेंड पे करना चाहते हो जहाँ पे डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है, या तो इंटरेस्ट पे करना चाहते हो एनआरएसआर अकाउंट पे, तो यहाँ पे भी फॉरेन करेंसी तुम वो विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ट्रांजैक्शन करना चाहते हो नेपाल भूटान के साथ, ट्रैवल करना चाहते हो नेपाल भूटान में, तो भी तुम फॉरेन करेंसी उसके लिए विड्रॉ नहीं कर सकता है। अच्छा, अब शेड्यूल 2 के जो ट्रांजैक्शन है बेटा वो अलाउड है, बट उसके लिए तेरे को किसका अप्रूवल लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। तो अब जो मैं ट्रांजैक्शन तुमको पढ़ाने जा रहा हूं, दोस ट्रांजैक्शन आर परमिटेड ट्रांजैक्शन, बट वो ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसका अप्रूवल लगेगा? बताइए जोर से। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। अब उसमें सबसे पहला है कल्चरल टूर या कल्चरल ट्रूप। बेटा मेरा डांस ट्रूप है, तो मैं यूके में रॉक बैंड है मेरा, रॉक बैंड, रॉकी द रॉक बैंड। अब मैंने बोला यार मैं यूके में जाके डांस ट्रूप ले जाना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, तो मैं फॉरेन करेंसी ले जाना चाहता हूँ, तो ले जा सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे किसका अप्रूवल चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। या तो मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ फॉरेन प्रिंट मीडिया में। किस में एडवर्टाइज करना चाहता हूँ? बोलिए जोर से। फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ये एडवर्टीजमेंट मैं किस लिए करना चाहता हूँ? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। देश के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन करेंसी आएगा। इंटरनेशनल बिडिंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ये भी देश के लिए अच्छा है क्योंकि देश का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये 3 चीज के लिए अगर मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ फॉरेन प्रिंट मीडिया में, फॉरेन करेंसी विड्रॉ कर सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट किसी और चीज के लिए अगर मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ फॉरेन प्रिंट मीडिया में, फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐड करना चाहता हूँ, तो बोला अलाउड है, लेकिन अगर $10,000 के ऊपर खर्च कर रहे हो, किसके ऊपर? $10,000 के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो किसका अप्रूवल चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। बताइए किसका अप्रूवल चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अगला, अगर तुमने फ्रेट पे कर रहे हो वेसल के ऊपर, आप क्या पे कर रहे हो? फ्रेट ऑफ वेसल, तो उसके लिए भी सीजी का अप्रूवल लेके कर सकते हो। अच्छा, फ्रेट ऑफ वेसल क्या है? वेसल मतलब शिप, याद रखो ना, और उसके लिए तुम भाड़ा दे रहे हो, फ्रेट दे रहे हो। तो नॉर्मली ये देखो सीजी 99% अप्रूवल दे देगा, बट क्योंकि इसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो थोड़ा सा भी अगर तुमने गड़बड़ किया तो ह्यूज नेगेटिव कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा, मतलब ह्यूज फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए बोला कि सीजी का अप्रूवल चाहिए। या तो तुम इंपोर्ट कर रहे हो, अच्छा इंपोर्ट कर रहे हो कौन से बेसिस पे? सीआईएफ बेसिस पे, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट के बेसिस पे, तो बोला सीजी का अप्रूवल चाहिए। अब क्यों? क्योंकि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट में जो बाहर वाली कंपनी है वो गुड्स तेरे गोडाउन में लाके छोड़ेगा, तो बेटा वो तेरे को कॉस्ट तो लेगा ही, तेरे से इंश्योरेंस और फ्रेट भी ले लेगा गुड्स के ऊपर का, क्योंकि तेरे इंडिया में गोडाउन में लाके छोड़ रहा है, तो उसमें बहुत सारा फॉरेन करेंसी चला जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बोलता है सरकार उस पर अगर तुम
कर रहे हो तो सीजी का अप्रूवल चाहिए। मतलब किसी और बेसिस पे अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एफओबी बेसिस कर रहे हो, फ्री ऑन बोर्ड या एफएस फ्री अलोंग साइड, तो वहां पे क्या होगा, कंपनी है ना फॉरेन में ही गुड्स लाके छोड़ देगा और वहां से तुमको लाना है। मतलब इंश्योरेंस और फ्रेट का पैसा तेरे को बाहर वाले को नहीं देना जिससे तू खरीद रहा है। इसका मतलब तेरा जो फॉरेन करेंसी वो सिर्फ कॉस्ट का जाएगा, इंश्योरेंस फ्रेट तू खुद निकालेगा, मतलब आईएनआर में जाएगा, तो तेरा फॉरेन करेंसी बच जाएगा, तो तेरे को सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। इसको सिंपल वे में याद रखो, सीआईएफ बेसिस पे इंपोर्ट करवाया तो सीजी का अप्रूवल चाहिए, किसी और बेसिस पे इंपोर्ट करवाया तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अच्छा, या तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस है, तेरा कंटेनर तूने कहीं पे ठूस दिया, अब सरकार ने तेरा कंटेनर को डिटेन कर लिया, तो तू क्या पे करेगा मेरे बच्चों, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस पे करेगा। अच्छा, इस कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का रेट बता के रखा है, किसने बता के रखा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने कंटेनर डिटेंशन चार्जेस का रेट बता के रखा है। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो रेट बताया, सुनना मेरी बात अच्छे से, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने जो रेट बताया, अगर तू उतना पे कर रहा है तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के रेट से तू ज्यादा पे कर रहा है तो फिर ज्यादा पे कर रहा है तो फिर तेरे को सीजी का अप्रूवल लगेगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। व्हाट इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर? ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो एक से ज्यादा मोड ओन करता हो। क्या बोला मैं? ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जो एक से ज्यादा मोड ओन करता हो, खुद का ही शिप है, खुद का ही क्रेन है, खुद का ही, तो एक से ज्यादा मोड यूज कर रहा हो, मतलब ओन कर रहा हो, और उसने अपने एजेंट को अगर इंडिया के बाहर पैसा दिया है तो उसको भी सीजी का अप्रूवल चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि एक से ज्यादा मोड यूज कर रहा है। अब इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर अगर अपने एजेंट को पे करेगा तो अमाउंट भी बहुत बड़ा रहेगा, तो चेक रखने के लिए बोला कि सीजी का अप्रूवल चाहिए, कंट्रोल रखने के लिए। या तो तुम प्राइज मनी पे कर रहे हो या स्पॉन्सरशिप पे कर रहे हो, ठीक है, और यू आर नॉट इंटरनेशनल नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स लेवल बॉडी। व्हाट इज इंटरनेशनल? आईसीसी। व्हाट इज नेशनल स्पोर्ट्स लेवल बॉडी का एग्जांपल? बीसीसीआई। और स्टेट स्पोर्ट्स लेवल बॉडी का एग्जांपल एमसीए, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो ये लोग अगर प्राइज मनी दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं, किसी को भी, लियोनल मेसी को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, तो बोला कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बट इसके अलावा अगर कोई और दे रहा है, जैसे मेरे जैसा कोई बंदा दे रहा है, तो मैं तो इंटरनेशनल नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स लेवल बॉडी नहीं हूं। अगर मैं क्या दे रहा हूं, अगर मैं प्राइज मनी दे रहा हूं या मैं स्पॉन्सरशिप दे रहा हूं, तो बोला भाई साहब अगर वो $1,00,000 से ज्यादा पे कर रहा है तो उसको $1,00,000 से ज्यादा पे कर रहा है तो उसको क्या लगेगा, तो उसको सीजी का अप्रूवल लगेगा। मतलब इंटरनेशनल नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स लेवल बॉडी 10 लाख 20 लाख जो पे करना है करे, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं $1,00,000 तक पे कर रहा हूं प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप, तो भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं $1,00,000 से ज्यादा पे कर रहा हूं तो मुझे किसका अप्रूवल चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। अगला, अगर ट्रांसपॉन्डर पे कर रहा है, ट्रांसपॉन्डर का पेमेंट कर रहा है, कौन पे कर रहा है? टीवी चैनल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ट्रांसपॉन्डर क्या होता है? ट्रांसपॉन्डर इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, ट्रांस और पॉन्डर। मतलब ट्रांसपॉन्डर इज ऑफ मींस ट्रांसमीटर रिस्पॉन्डर, इसका मतलब होता है सैटेलाइट सर्विस। तो अगर कोई टीवी चैनल या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सैटेलाइट सर्विस पे कर रहा है फॉरेन करेंसी में, तो उसको सीजी का अप्रूवल चाहिए। या पीएनआई क्लब के मेंबरशिप के लिए पेमेंट कर रहे हो, ये पीएनआई क्लब का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। तुम्हारे लॉ में, तुम्हारे मॉड्यूल में पीएनआई ही दिया है, बट इसका मतलब था प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब। ये मरीन इंश्योरेंस कंपनी है। अगर तुम मरीन इंश्योरेंस कंपनी में मेंबर बनना चाहते हो, तुम शिपिंग बिजनेस कर रहे हो और मरीन इंश्योरेंस कंपनी में तुम मेंबर बनना चाहते हो, तो इसके लिए तुमको सीजी का अप्रूवल चाहिए। लेकिन इसके नाम के आगे क्लब क्यों लिखा रहता है? क्योंकि यहां पे ये जो मरीन इंश्योरेंस कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस अपने मेंबर को ही देता है, इसीलिए क्लब वर्ड यूज हुआ है। अब इसके पीछे बहुत डिटेल लॉजिक है। देखो ये सब 12-13 घंटा लग के पूरा फ्रेमवर्क खत्म होता है, तो जब हम 1-1.25 घंटे में खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारा लॉजिक तो हम क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ तुमको एक इसका मोटा मोटा बताते जा रहा हूं। तो ये इसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए? सीजी का अप्रूवल चाहिए। अब मैंने तुमको 9 ट्रांजैक्शंस बता दिए बेटा, कि अगर आप कल्चरल टूर या कल्चरल ट्रूप का पेमेंट कर रहे हो, या तुम अगर तुम चेन्नई से पीएनआई क्लब, कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, ट्रांसपॉन्डर सर्विस, प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप या सीआई बेसिस पे इंपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन प्रिंट मीडिया में कर रहे हो, तो ये सब के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? सीजी का अप्रूवल चाहिए। लेकिन एक चीज तुमको यहाँ पे अच्छे से समझना है, अगर ये सारा पेमेंट तुम आरएफसी अकाउंट से कर रहे हो, व्हाट इज आरएफसी अकाउंट? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। आपको पता होगा आरएफसी अकाउंट क्या है। तो अगर आप आरएफसी अकाउंट से पे कर रहे हो तो आपको फिर शेड्यूल 2 के ट्रांजैक्शंस के लिए सीजी का अप्रूवल का जरूरत नहीं है।
आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के जो ट्रांजैक्शन है बेटा वो अलाउड है, बट उसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा? उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। बताइए एक बार जोर से, किसका अप्रूवल लगेगा? तो अगर शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शंस आप करना चाहते हो, ए आरबीआई के अप्रूवल से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पे है ना, इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले वैसे ट्रांजैक्शंस जो इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है, और फिर ऐसे ट्रांजैक्शंस जो अदर देन इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कंपनी वगैरह, ब्रांच एजेंसी ऑफिस, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। तो इंडिविजुअल के लिए पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे याद रखो कि अगर इंडिविजुअल के लिए जो तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर तुमने एलआरएस से पेमेंट किया, किससे पेमेंट किया? बोलो जोर से। एलआरएस से पेमेंट किया। व्हाट इज एलआरएस? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। आपने किससे पेमेंट किया? बोलिए जोर से। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से पे किया। तो अप टू $2,50,000 तक वो ट्रांजैक्शंस अगर पेमेंट कर रहे हो, $250,000 पर एनम तक अगर आप पे कर रहे हो एलआरएस से, तो ये ट्रांजैक्शंस के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मतलब इनकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपके पास एलआरएस ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तो कौन से ट्रांजैक्शंस है? ऐसे याद रखो, जीडीपी बीफ, छी सर क्या बोल रहे हो, ऐसे ही बोल रहे हो। देखो क्या बोला मैंने, जीडीपी बीफ। तो जी से गिफ्ट, डी से डोनेशन, पी से प्राइवेट विजिट, बी से बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंडेंट एक्सपेंस, पेशेंट मेंटेनेंस एक्सपेंस, ई से एम्प्लॉयमेंट, ई से इमिग्रेशन, एजुकेशन, मेडिकल, और एफ से फैमिली मेंटेनेंस एक्सपेंस। अब एक एक करके समझाता हूँ। अगर मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है, इंडिया के बाहर किसको देना चाहता हूँ, लेट्स से एमा वॉटसन को गिफ्ट देना चाहता हूँ वैलेंटाइन डे पे, किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। लेकिन एलआरएस से पे कर रहा हूँ तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। या मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ तो उसको प्राइवेट विजिट बोलते हैं, उसके लिए भी किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई का अप्रूवल लगेगा फॉरेन करेंसी के लिए। लेकिन अगर मैं नेपाल भूटान जाना चाहता हूँ तो नहीं। क्यों? क्योंकि नेपाल भूटान के लिए अप्रूवल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नेपाल भूटान के लिए तुम फॉरेन करेंसी ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। क्लियर हो गया? या तो मैं डोनेशन देना चाहता हूं बिल एंड मेलिंडा गेट्स को, तो ये डोनेशन देने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए फॉरेन करेंसी ड्रॉ करने को? आरबीआई का। लेकिन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एलआरएस से पे कर रहे हो ये डोनेशन तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। या एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना चाहता हूं, उसके लिए फॉरेन करेंसी ड्रॉ करना चाहता हूं, तो अगेन मुझे आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। अगर एमिग्रेशन क्या होता है? इट इज इक्वल एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इमिग्रेशन। जब तुम परमानेंटली इंडिया के बाहर रहने जाते हो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन। अगर तुम उसके लिए जाना चाहते हो, या एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, या अपना इलाज करवाने के लिए जाना चाहते हो, मेडिकल के लिए, तो ये 3 काम के लिए जाना चाहते हो तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अगर एलआरएस से पे कर रहे हो तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर एलआरएस से ज्यादा पे कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ 5th वाले के लिए पॉइंट एप्लीकेबल है, लेकिन एलआरएस से ज्यादा पे कर रहे हो, लेकिन ये जो लिमिट है ना, ये बाहर के देश ने इसका एस्टिमेशन तुमको दिया हुआ है। क्या बोला मैंने? बाहर के देश ने आपको इसका एस्टिमेशन देके रखा है। तो अगर आपने अप टू एस्टिमेशन पे किया तो भी कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो ना, मैं यूएस से जा रहा हूँ, अब बेटा मैं यूएसए जा रहा हूँ और मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, या मेडिकल के जा रहा हूँ, या इमिग्रेशन के लिए जा रहा हूँ, तो $4 लाख का मेरा खर्चा है। बट वो बाहर के देश ने इस काम के लिए $4 लाख का एस्टिमेशन दिया हुआ है, तब तो मुझे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बेटा एस्टिमेशन भी एक्सीड हो रहा है, एलआरएस भी एक्सीड हो रहा है, तब किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई का। अच्छा, एस्टिमेशन वाला पॉइंट इसे 5th के लिए एप्लीकेबल है, बाकी जगह पे एस्टिमेशन वाला एप्लीकेबल नहीं है। फैमिली मेंटेनेंस एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, मतलब मैं इंडिया में आया और इंडिया में मैं डेप्यूटेशन पे आया हूँ, और मैं कौन हूं? RNOR हूं, रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये कौन होते बेटा? तो जब मैं इंडिया में आता हूं ना, तो 3 साल तक मैं RNOR माना जाऊंगा यहाँ पे। तो अगर मैं इंडिया में आ रहा हूं लेकिन मेरी फैमिली बाहर ही है, तो मैं मेरा नेट सैलरी से ज्यादा अगर इंडिया के बाहर पे करना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ, तो मुझे किसका अप्रूवल लगेगा? आरबीआई का। लेकिन एलआरएस से अगर भेज रहा हूँ ये पैसा, तो फिर आरबीआई का अप्रूवल जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो फैसिलिटी है ये सबको अवेलेबल है एक्सेप्ट पाकिस्तान नेशनल को छोड़ के, और कोई भी अगर इंडिया के बाहर भेजना चाहता है फैमिली मेंटेनेंस एक्सपेंस बियॉन्ड नेट सैलरी एंड तेरा एलआरएस एग्जॉस्ट भी हो गया, तो तुम आरबीआई के अप्रूवल से भेज सकते हो। अच्छा, या तो तुम बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हो, या कोई पेशेंट इंडिया के बाहर जा रहे हो और तुम एज अटेंडेंट उसके साथ जा रहे हो,
मरीज है, अकेले तो जाएगा नहीं, तो तुम उसका देखभाल करने के लिए जा रहे हो, अटेंडेंट, या वो जो पेशेंट है वो जा रहा है इंडिया के बाहर, तो डायरेक्ट तो हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, पहले वो कहीं पे रहेगा खाएगा, तो उसका पेशेंट मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो ये 3 खर्चा, कौन सा 3 खर्चा? बिजनेस कॉन्फ्रेंस, या तो अटेंडेंट का खर्चा, या तो पेशेंट मेंटेनेंस का खर्चा। बेटा ये खर्चा अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, इसके लिए फॉरेन करेंसी ड्रॉ कर सकते हो, बट किसका अप्रूवल चाहिए? आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर तुमने ये एलआरएस से पे किया तो कोई भी आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी। नाउ ये जो ट्रांजैक्शन था ये इंडिविजुअल के लिए था। अब पर्सन अदर देन इंडिविजुअल के लिए हम कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इसमें याद रखना है एलआरएस नॉट एप्लीकेबल है, एलआरएस सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। तो ये सब जो मैं 4 ट्रांजैक्शंस पढ़ाने वाला हूँ इसके लिए तुमको एलआरएस एप्लीकेबल नहीं है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है इसमें कंसल्टेंसी चार्जेस। कंसल्टेंसी चार्जेस अगर मैं पे कर रहा हूं, अच्छा मैं कंसल्टेंसी चार्जेस या तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पे कर सकता हूं या तो अदर प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने समझो इंफ्रास्ट्रक्चर में डैम बना रहा हूं, अच्छा उसके लिए मैंने कुछ प्रोजेक्ट डिजाइन मंगवाया, तो कंसल्टेंसी चार्जेस हो गया। किसके लिए हो गया? डैम बना रहा हूं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया। तो $1 करोड़ तक, अप टू $1 करोड़ तक अगर मैं कंसल्टेंसी चार्जेस पे कर रहा हूं तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। $1 करोड़ से ज्यादा पे कर रहा हूं तो किसका अप्रूवल चाहिए? आरबीआई का। लेकिन मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी नहीं ले रहा हूं, मैं घर बना रहा हूं, एंटीलिया बना रहा हूं, और एंटीलिया के लिए मैंने डिजाइन मंगवाया है, तो कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर अदर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो अप टू $10 लाख तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। उसके ऊपर किसका अप्रूवल चाहिए? आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। अच्छा ये पहला हो गया। दूसरा कॉर्पोरेट डोनेशन। कॉर्पोरेट डोनेशन, व्हाट इज कॉर्पोरेट डोनेशन? अब समझो कॉर्पोरेट डोनेशन। अभी कॉर्पोरेट डोनेशन क्या है कि बेटा ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये लोग का मेन काम क्या है? सुनो, अभी ये लोग को अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज वगैरह चाहिए रहता है, तो ये लोग क्या करता है, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डोनेशन देता है ताकि वो लोग कुछ सीट्स दे दें, ठीक है, और उस पर ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लोगों को, स्टूडेंट को भेजे जो आगे जाके उनके एम्प्लॉयज बने। तो अभी ज़्यादा डिटेल में तो मैं बता नहीं रहा हूँ तुम लोग को, बट ये समझो ना कि अब तो रिलायंस ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया। और क्यों डोनेशन दिया? ताकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चेयर क्रिएट कर सके, किसके लिए? रिलायंस के लिए, उनको सीट वगैरह दे सके। तो वो यहां पे कवर्ड होगा। अब देखो ना क्या लिखा है, कॉर्पोरेट डोनेशन इट इज टू क्रिएट चेयर। चेयर क्रिएट करने के लिए ऑक्सफोर्ड को दे रहा है रिलायंस। अच्छा किसको दे रहा है? ऑक्सफोर्ड को। तो वो क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अच्छा ऑब्वियसली वो ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देगा जहां पे वो अपने स्टूडेंट को भेज सके जो आगे जाके एम्प्लॉय बने। मतलब ऑब्वियसली वो रिलायंस के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, तो इट शुड बी रिलेटेड टू दी डोनर बिजनेस। ऑब्वियसली अब मुझे बताओ, अगर ये इन्वेस्टमेंट फंड होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सफोर्ड वाले कोई सीट वगैरह नहीं देंगे रिलायंस को, तो ये इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होना चाहिए। तो पहला क्या 4 कंडीशंस है कॉर्पोरेट डोनेशन के? पहला ये लोग बोला चेयर क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। दूसरा ये लोग बोला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देना चाहिए, और जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दोगे उसका जो एजुकेशन है वो डोनर के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गया तो तुम कॉर्पोरेट डोनेशन दे पाएगा। अच्छा फिर जब तुम कॉर्पोरेट डोनेशन दे रहा है तो कितना दे सकता है मैक्सिमम? तो इसमें ना ये लोग ने पहला क्या लिमिट बोला है कि अप टू $1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर समझो मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में देना चाहता हूं तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 22-23, 21-22 और 20-21 का, ये तीनों का मैं एवरेज देखूंगा। तो समझो ये तीनों का एवरेज आ रहा है, लेट्स से 100 करोड़ आ रहा है उसका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग पिछले 3 साल का। तो 100 करोड़ का कितना परसेंट ले लूंगा? 1%। तो बेटा 100 करोड़ का 1% कितना आ जाएगा? 1 करोड़। तो $1 करोड़ आ गया, और $50 लाख, सेकेंड लिमिट क्या है? $50 लाख, विच एवर इज लोअर। तो विच एवर इज लोअर इसमें क्या आ गया? $50 लाख। तो $50 लाख तक कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर किसका अप्रूवल चाहिए? आरबीआई का। मान लो पिछले 3 साल का अगर एवरेज अर्निंग, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बेटा 100 करोड़ नहीं होता,
40 करोड़ होता तो 40 करोड़ का 1% कितना होगा, 40 लाख डॉलर और 50 लाख डॉलर सेकेंड लिमिट विच एवर इज लोअर। तो इस केस में लोअर क्या आ गया, 40 लाख डॉलर। तो 40 लाख डॉलर तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके ऊपर किसका अप्रूवल चाहिए, आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो बेटा इस तरीके से आपको लिमिट पढ़ना है। देखो मैं बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेड टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बैठता चला जाए दिमाग में। फिर इसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है, कमीशन ऑन सेल ऑफ प्लॉट इन इंडिया। ये तेरा एक प्लॉट है, कहां पे तेरा प्लॉट, इंडिया में। अच्छा, लेकिन इंडिया के प्लॉट को बेचने के लिए तो फॉरेन करेंसी में कमीशन दे रहा है। ये मतलब यहां पे क्या हुआ होगा, मैं बोलता हूं, कोई एजेंट होगा जो इंडिया के बाहर होगा, तो इंडिया के बाहर के एजेंट को, मैं क्या पे कर रहा हूं, कमीशन पे कर रहा हूं। तो हो सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि कोई बाहर वाला बंदा मेरा इंडिया का प्लॉट खरीद रहा है, तो ऐसा सिचुएशन होगा। तो इंडिया का प्लॉट मैं बेच रहा हूं और उसके लिए मैं कमीशन पे कर रहा हूं फॉरेन करेंसी में। तो कितना अलाउड है, पहला लिमिट है 5% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट, और दूसरा लिमिट है $25,000 विच एवर इज हायर। यहां पे तुमको एकदम केयरफुल होना पड़ेगा, यहां पे लिमिट विच एवर इज लोअर नहीं है, विच एवर इज हायर। अब तुम सिचुएशन समझो ना, मान लो मैंने इंडिया के बाहर के बंदे को प्लॉट बेचा है और मेरे को कितना मिला, इंडिया का प्लॉट बेचा है और मेरे को कितना मिला, मेरे को मिला लेट से $1 करोड़। तो $1 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज आया ना इंडिया में, $1 करोड़, तो $1 करोड़ का 5% ले लें, तो $1 करोड़ का 5% कितना आ गया, $5 लाख और $25,000। तो हायर क्या इसमें, $5 लाख। तो $5 लाख तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके ऊपर किसका अप्रूवल चाहिए, आरबीआई का। अच्छा, लिमिट को चेंज कर दे, मान ले मैंने बेचा है और मेरे को फॉरेन एक्सचेंज आया $1 लाख, तो फिर $1 लाख का 5% कितना होगा, तो $1 लाख का 5% इज $5,000 और दूसरा लिमिट क्या है, $25,000 विच एवर इज हायर। तो इस सिचुएशन में हायर क्या है, $25,000। तो यहां पे मुझे $25,000 तक कोई अप्रूवल नहीं लेना है, उसके ऊपर किसका अप्रूवल लेना है, आरबीआई का अप्रूवल लेना है। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिमिट क्या दिया इन्होंने, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ये प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्या होता है, समझो, इंडिया के बाहर मैंने इंडिया के बाहर से फंड रेज किया, तो जब मैं फंड रेज करता हूं ना, तो फंड रेज करने के लिए मुझे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो फंड रेज करने के लिए जो मैं खर्चे कर रहा हूं उसको क्या बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। कितना अलाउड है, तो बोलता है 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $1 लाख विच एवर इज हायर। मतलब मैंने फंड रेज करने के लिए बेटा कुछ भी खर्चा किया है और मैंने कितना फंड रेज किया, लेट से $1 करोड़, तो उसका 5% कितना होगा, $5 लाख। अच्छा, और $1 लाख हायर, तो इसमें हायर क्या होगा, $5 लाख। तो $5 लाख तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके ऊपर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। ये मान लो अगर मैंने फंड रेज किया और मैंने कितना लाया इंडिया में, कितना इनवर्ड रेमिटेंस लाया है मैंने, तो लेट से मैंने इनवर्ड रेमिटेंस लाया है $10 लाख। ये तो फिर यहाँ पे $10 लाख का 5% कितना होगा, $50,000। तो $50,000 मेरा फर्स्ट लिमिट हो गया। सेकेंड लिमिट क्या, $1 लाख विच एवर इज हायर। तो इस सिचुएशन में हायर क्या हो गया, $1 लाख। तो इस सिचुएशन में $1 लाख तक कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके ऊपर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। तो क्लियर हो गया। तो बातों बातों में मैंने 4 लिमिट आप लोग को समझा दिया। आई होप ये लिमिट एकदम कंफर्टेबली बैठ गया है। इसी के साथ अपना आरबीआई का शेड्यूल 3 खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं, यहाँ पे ना जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, बाय द वे जो मैंने अदर देन इंडिविजुअल पढ़ाया आपको अभी, अदर देन इंडिविजुअल वाले केस में एलआरएस एप्लीकेबल नहीं है। एलआरएस सिर्फ किसको मिलता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को, सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलता है। अच्छा, जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में नहीं आया, वो क्या हो जाएगा, फ्रीली अलाउड। तो आई होप इतना तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं अगला डिस्कस कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये पहले मैं तुम लोग को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का स्ट्रक्चर बता देता हूं, फिर अंदर जाके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले बेटा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शन है जो रेसिडेंट कर सकता है विथ आरबीआई अप्रूवल, रेसिडेंट कर सकता है विथ आरबीआई अप्रूवल। शेड्यूल 2 में वो ट्रांजैक्शन है जो नॉन रेसिडेंट कर सकता है विथ आरबीआई अप्रूवल। उसके बाद 2 ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन डाला नहीं जा सकता। और शेड्यूल 3 में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है। शेड्यूल 3 क्या है मेरे बच्चों, प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। अच्छा, अब ये पढ़ने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। ऐसे सोचो ना तुम लोग, अगर शेड्यूल 1 है, किसके लिए पढ़ रहा है शेड्यूल 1, रेसिडेंट के लिए पढ़ रहा है।
अगर तुम रेसिडेंट के लिए स्केड्यूल 1 पढ़ रहा है, मतलब ऑब्वियसली रेसिडेंट के लिए ट्रांजैक्शंस कहाँ पे होंगे, आउटसाइड इंडिया होगा, इंडिया के बाहर होगा। नॉन रेसिडेंट के लिए कहाँ पे होंगे ट्रांजैक्शंस, इन इंडिया होगा। तो ऐसे तुमको आराम से याद हो जाएगा। तो पहला, रेसिडेंट के लिए कौन से ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है विद आरबीआई अप्रूवल, तो ये लोग बोलता है पहला, देखो याद करने का सिंपल तरीका, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी अकाउंट। मतलब मैं फॉरेन सिक्योरिटी बाई सेल कर रहा हूं, मैं मतलब रेसिडेंट बाई सेल कर रहा है, फॉरेन डेरिवेटिव बाई सेल कर रहा है, अच्छा फॉरेन करेंसी लोन मतलब डॉलर वगैरह में लोन ले रहा है, या तो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल रहा है, फॉर एग्जांपल ईएफसी अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट हो गया, एक्सचेंज जनरल फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये खोल रहा है। तो इसके लिए किसका अप्रूव, ये कर सकता है, यस कर सकता है, लेकिन किसके अप्रूवल से, आरबीआई के। बट ये 4 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया कहीं भी करो, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा और आरबीआई के अप्रूवल के बाद कर पाएगा तुम। अब एक बच्चा बोलेगा सर अभी तो आपने बोला रेसिडेंट के लिए इंडिया के बाहर का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और अभी आप बोल रहे हो ये 4 ट्रांजैक्शन इन इंडिया करो या आउटसाइड इंडिया, कैपिटल माना जाएगा और उसके लिए आरबीआई के अप्रूवल के साथ कर सकते हो। अब बेटा तुम लैंग्वेज देखो, यहां पे क्या लिखे, फॉरेन 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 फॉरेन, ये मतलब ये चारों फॉरेन का ही है, तो भले इंडिया में भी करो, पैसा तो बाहर ही जाना है, और इसीलिए ये लोग बोला चाहे इंडिया में करो या इंडिया के बाहर, किसका अप्रूवल लगेगा, बोलो जोर से, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा, और मतलब कैपिटल माना जाएगा और आरबीआई के अप्रूवल से कर सकते हो। अच्छा याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूं, बड़े से छोटा करो, जैसे फॉरेन सिक्योरिटी और फॉरेन डेरिवेटिव में बड़ा क्या हो गया डेफिनेशन में, फॉरेन सिक्योरिटी, तो पहले सिक्योरिटी आएगा फिर उससे छोटा डेरिवेटिव। फॉरेन करेंसी लोन और फॉरेन करेंसी अकाउंट में बड़ा क्या है, लोन, क्योंकि लोन एक्चुअल आउटफ्लो है, इनफ्लो है, लेकिन अकाउंट तो सिर्फ अकाउंट है यार, तो फॉरेन करेंसी लोन बड़ा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट छोटा है, ऐसे याद रख सकते हो। तो फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी अकाउंट, कहां पे, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो गया। अगला अगला कैपिटल असेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कॉमोडिटी डेरिवेटिव ले रहे हो, कहां पे, आउटसाइड इंडिया। मैंने बोला ना नॉन रेसिडेंट है तो, सॉरी रेसिडेंट है तो कहां पे ये ट्रांजैक्शंस कर रहा होगा, इंडिया के बाहर। कहां पे कर रहा होगा, बोलो जोर से, इंडिया के बाहर। तो ऐसे याद रखो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक कैपिटल असेट ब्रॉड डेफिनेशन हो गया, उससे छोटा इमेल प्रॉपर्टी, उससे छोटा कमोडिटी डेरिवेटिव। तो ऐसे याद रखो, कैपिटल असेट उससे छोटा इमेल प्रॉपर्टी, उससे छोटा कमोडिटी डेरिवेटिव, कहां पे कराइए तुम, आउटसाइड इंडिया। क्यों आउटसाइड इंडिया, क्योंकि ये रेसिडेंट है। फिर 2 ट्रांजैक्शन, लोन दिया लिया, गिवन टेकन, या गारंटी दिया इन फेवर ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट क्यों, क्योंकि ट्रांजैक्शन कर कौन रहा है, रेसिडेंट कर रहा है, तो रेसिडेंट किसके साथ करेगा, तो फेमा अट्रैक्ट होगा नॉन रेसिडेंट के साथ। अब ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर, देखो लोन बड़ा होता है क्योंकि एक्चुअल आउटफ्लो इनफ्लो है, गारंटी कंटिंजेंट आउटफ्लो इनफ्लो है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, लोन गारंटी किसके, इन फेवर ऑफ नॉन रेसिडेंट। अच्छा फिर लास्ट के 2 इंडिपेंडेंट है, करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्ड, करेंसी चाहे इंपोर्ट कराओ, एक्सपोर्ट कराओ, होल्ड कराओ, या इंश्योरेंस ले रहा हूं फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया, 2 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। अब याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूं, देखो कैसे याद रखोगे, एकदम आराम से, एकदम आराम से। सबसे पहले मैंने ऐसे याद रखो ना, 4 3 2, पहले के 4 ट्रांजैक्शंस क्या है मेरे बच्चों, तो पहले के 4 ट्रांजैक्शंस ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो चाहे तुम रेसिडेंट के साथ करो या सॉरी जो चाहे तुम इंडिया में करो या आउटसाइड इंडिया अट्रैक्ट होगा। फिर 3 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड इंडिया करो तो अट्रैक्ट होगा, फिर 2 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो नॉन रेसिडेंट के साथ करो तो अट्रैक्ट होगा, और लास्ट के 2 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन। तो आराम से, सबसे पहला फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी लोन, फॉरेन करेंसी अकाउंट, इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। फिर 3 ट्रांजैक्शन, कैपिटल असेट, इमेल प्रॉपर्टी, कमोडिटी डेरिवेटिव, आउटसाइड इंडिया। फिर लोन गिवन टेकन, गारंटी इन फेवर ऑफ नॉन रेसिडेंट, और फिर लास्ट के 2 इंश्योरेंस, अपना करेंसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्ड, और लास्ट का क्या है, लास्ट का है तेरा इंश्योरेंस फ्रॉम अ इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया। क्लियर है। अब नॉन रेसिडेंट के लिए ट्रांजैक्शंस परमिसेबल विद आरबीआई अप्रूवल क्या होंगे, तो नॉन रेसिडेंट के लिए आइडियली ट्रांजैक्शंस कहां पे हो रहा होगा, इंडिया में, तभी तो फेमा अट्रैक्ट होगा ना यार, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। तो कैसे याद रखोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, कैपिटल असेट उससे छोटा, कैपिटल बहुत बड़ा डेफिनेशन हो गया, उससे छोटा इमेल प्रॉपर्टी, उससे छोटा इन्वेस्टमेंट, उससे छोटा फॉरेन करेंसी अकाउंट, क्योंकि ये तो सिर्फ अकाउंट है, ये चारों कहां पे, इन इंडिया। अब तुम बोलेगा सर नॉन रेसिडेंट के लिए फॉरेन करेंसी अकाउंट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कहां पे खोल रहा है, इन इंडिया, इंडिया में खोल रहा है इसलिए। तो नॉन रेसिडेंट के लिए बड़े से छोटा क्या, कैपिटल असेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे फिर से कैपिटल असेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया।
फिर उसके बाद दो ट्रांजैक्शंस रेसिडेंट के साथ। क्यों रेसिडेंट? क्योंकि ये बंदा खुद नॉन रेसिडेंट है, तो बॉर्डर कब अफेक्ट होगा? जब रेसिडेंट के साथ करेगा। तो डिपॉजिट्स गिवन टेकन, एक्चुअल आउटफ्लो इनफ्लो हो गया फंड का, गारंटी कंटिजेंट आउटफ्लो इनफ्लो हो गया, गारंटी इन फेवर ऑफ रेसिडेंट। तो क्या बोला? डिपॉजिट्स गिवन टेकन, गारंटी इन फेवर ऑफ रेसिडेंट। और लास्ट करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्ड। तो एक बार बिना देखे बोलो मेरे को। परमिसिबल ट्रांजैक्शन, कैपिटल असेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया। फिर डिपॉजिट्स गिवन टेकन, गारंटी इन फेवर ऑफ रेसिडेंट। और लास्ट करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होल्ड। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर इसके बाद दो ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड है, मतलब उसके लिए कोई अप्रूवल का जरूरत नहीं है। पहला है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। ये अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन मतलब जब तुम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिपे करते हो उसको क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। इसमें अप्रूवल क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर तुम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिपे कर रहे हो तो कोई नेगेटिव आउटफ्लो नहीं हो रहा है फॉरेन करेंसी का। क्यों? वही पैसा दे रहे हो जो तुम लेके आए हो, तो इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरा है डेप्रिसिएशन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया नॉर्मल लेक्चर में मेरे को 15 मिनट जाता है, तो इसका लॉजिक मैं तुमको रिवीजन लेक्चर में नहीं समझा पाऊंगा। क्लियर है ये? तो दो ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड है। पहला क्या है? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन। दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर है ये? अब आता है शेड्यूल 3। ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। अब नॉन रेसिडेंट, और ये किसके लिए प्रोहिबिटेड है? नॉन रेसिडेंट के लिए। नॉन रेसिडेंट किस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है? निधि कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। ये निधि कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकता है? क्योंकि निधि कंपनी बेटा ये माइक्रो बैंकिंग कंपनी है। क्या बोला मैंने? निधि कंपनी क्या है? माइक्रो बैंकिंग कंपनी है। तो ये इतना स्ट्रांगली रेगुलेट नहीं होता है। अगर नॉन रेसिडेंट है इसमें इन्वेस्ट किया तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत हाई है, इसलिए अलाउड नहीं है। दूसरा, चिट फंड कंपनी। अगेन चिट फंड कंपनी में भी बेटा रेगुलेशंस उतना स्ट्रांगली पॉसिबल नहीं है, तो जो बाहर का बंदा अगर इन्वेस्ट करेगा तो मैनिपुलेशन के चांसेस है, इसलिए चिट फंड में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन चिट फंड में एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, अगर चिट फंड का तुम देखेगा ना तो चिट फंड में कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या पता है? अगर कोई ऐसा चिट फंड है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करके रखा है एंड तुमने इंडिया में पैसा लाया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल एंड ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। ए नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस क्या होता है? जो भी कमाया पैसा यहीं पे रखेगा, उसको विदेश लेके नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पे ला रहे हो, तो उस केस में चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज चिट फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? फॉर ऑब्वियस रीजन। देखो यार, फार्मर इतने गरीब है, अगर नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट करेंगे तो उस कॉम्पिटिशन से बेचारा अपना फार्मर मर जाएगा, इसीलिए बोला नॉन रेसिडेंट ये एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। रियल एस्टेट में ना ब्लैक मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होता है, होने के चांसेस है, इसीलिए रियल एस्टेट में भी ये लोग ने मना करके रखा है कि रियल एस्टेट में नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि सरकार को पता है कि रियल एस्टेट को डेवलप करना है, तो सरकार बिना नॉन रेसिडेंट की सहायता के नहीं कर सकता है। तो सरकार ने पहले तो बोल दिया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या बोला कि भाई रियल एस्टेट डज नॉट इंक्लूड क्या क्या? डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रीमाइस, रोड एंड ब्रिज। मतलब इन्होंने उल्टा कान पकड़ डाला। एक कहने से पहले बोला ये नहीं कर सकते हो, फिर बोलता भाई अगर तू टाउनशिप डेवलप कर रहा है, कमर्शियल प्रीमाइस बना रहा है, रेसिडेंशियल प्रीमाइस बना रहा है, रोड डेवलप कर रहा है, ब्रिज डेवलप कर रहा है, तो हम इसको रियल एस्टेट नहीं मानेगा। नहीं मानेगा मतलब इसमें नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब ले दे के इन्होंने मोस्ट ऑफ सारी चीज़ों को रियल एस्टेट के डेफिनेशन के बाहर कर दिया ताकि नॉन रेसिडेंट इन सारी एक्टिविटी में इन्वेस्ट कर पाए। क्लियर है ये? अगला, ट्रेडिंग इन टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में भी नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अब ये ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट रिवीजन लेक्चर में डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं है, मैं सिर्फ एकदम ऊपर से ग्लिम्स से देता हूँ। कितनी बार क्या होता है, सरकार तुम्हारा जमीन वगैरह कंपलसरली एक्वायर करता है, तो तुमको राइट दे देता है कि तुम इतना बड़ा बिल्डिंग डेवलप कर सकते हो। नॉर्मली बिल्डिंग अगर तुम डेवलप करते हो तो तुमको एफएसआई राइट लेना होता है, और एफएसआई राइट के लिए फीस देना होता है। तो सरकार तुमको बोलेगा बिना फीस दिए तुम इतना बड़ा बिल्डिंग डेवलप कर पाएगा। ये जो राइट देता ना, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट राइट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, तुम बिल्डर तो है नहीं, तुम करेगा क्या ये राइट लेके? तो सरकार बोलता है ट्रांसफरेबल है, मतलब तुम ये किसी बिल्डर को भी बेच पाएगा। तो ये होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अब बेटा नॉन रेसिडेंट बंदा ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएगा,
पाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट कोई ऐसा डेंजर टाइप का बंदा आया, पता चला बिल्डिंग बना के उसमें बॉम्ब डाल के चला गया, तो फिर सरकार क्या करेगा? इसीलिए नॉन रेसिडेंट ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो क्या क्या नहीं कर पाएगा? ये 5 चीज नहीं कर पाएगा: निधि कंपनी, चिट फंड कंपनी, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग इन टीडीएस। तो बेटा इसी के साथ तुम्हारा कैपिटल अकाउंट के सारे स्केड्यूल्स खत्म हो गए। अब सुनो, अब ये ना बच्चा लोग पूरा पूरा अपना कैपिटल किट खत्म हो गया है, सॉरी अपना पूरा पूरा फेमा खत्म हो गया है, लेकिन अब इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें बची है जो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो एक बार वो हो जाएगा तो अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सुनो, अभी ये जो है ना, मैं टेक्स्ट बुक से डिस्कस कर रहा हूँ ये एक दो पॉइंट, बट तुम टेंशन मत लेना, ये मॉड्यूल में भी वैसा ही दिया हुआ है, ठीक है? तो सुनना, ऑथोराइज पर्सन का डेफिनेशन। बेटा ऑथोराइज पर्सन क्या होता है? एकदम सिंपल। ए ऑथोराइज पर्सन में 3 लोग आते हैं। पहला ऑथोराइज डीलर, ये लोग क्या करते हैं? फॉरेन सिक्योरिटी में बाइंग सेलिंग करते हैं। मनी चेंजर, ये लोग क्या करते हैं? फॉरेन करेंसी बाई सेल करते हैं। और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये क्या होता है? अभी शॉर्ट में बोलूँ तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ये बैंक का यूनिट खोलते हैं ये लोग, ताकि वो लोग फाइनेंस वगैरह कर सके इनको। तो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ये 3 लोग क्या माने जाते हैं? ऑथोराइज पर्सन, ठीक है? ये हो गया डेफिनेशन। फिर इसके अलावा एक एक्सपोर्ट का डेफिनेशन में क्या है? तो एक्सपोर्ट का डेफिनेशन एकदम सिंपल है, बोलते हैं अगर तुम कोई सामान इंडिया के बाहर ले जा रहे हो, दैट इज एक्सपोर्ट। तो टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, अगर कुछ तुम इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई गुड्स तुम इंडिया के बाहर ले जा रहे हो तो वो एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा, अगर कोई सर्विस तुम किसी नॉन रेसिडेंट को दे रहे हो, एनी पर्सन आउट, किसी इंडिया के बाहर के पर्सन को कोई सर्विस दे रहे हो, तो ये भी क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, ये मैं एसी यूएस से भेज रहा हूँ तो ये एक्सपोर्ट हो गया। या मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दे रहा हूँ, तो कहने से मैं किसी पर्सन को इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा हूँ ना यार, तो ये सब क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया। इंपोर्ट उल्टा, अगर कोई चीज़ तुम इंडिया में लेके आ रहे हो, गुड्स या कोई सर्विस इंडिया में ले रहे हो बाहर वाले से, तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया। अब ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक बारी बस ऊपर से बता रहा हूँ मैं। फिर ट्रांसफर क्या है? तो ट्रांसफर में सब कुछ आ गया। इन्होंने बहुत ब्रॉड डेफिनेशन रखा, तुम सेल करो, परचेज करो, एक्सचेंज करो, तुमने लोन लिया है मॉर्गेज करो, लोन लिया है प्लेज करो, किसी को गिफ्ट करो। लोन मतलब यहाँ पे ये लोन नहीं हुआ, लीज पे देते ना, उसको लोन बोल रहे हैं लोग, तो लीज पे डालो, ये सारा क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। अभी बेटा लास्ट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है आपका सेक्शन 6। सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अब ये सेक्शन 6 एकदम सिंपल है, मैं सिर्फ बताते जा रहा हूँ, तुम लोग सुनते चले जाओ, ज़्यादा लोड मत लेना। सेक्शन 6 में सब सेक्शन 1 जो बोलता है वो तो हम लोग 50 बार पढ़ चुके हैं कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको किसके थ्रू करना पड़ेगा? ऑथोराइज पर्सन पे। तो सेक्शन 6, अब ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है। अब सेक्शन 6(2) और सेक्शन 6(2)(a), अब ये लोग क्या बात करते हैं? सुनो, एकदम सिंपल। अगर कोई डेट ट्रांजैक्शन है, क्या बोला मैंने? कोई डेट ट्रांजैक्शन है। डेट ट्रांजैक्शन मतलब डिबेंचर्स वगैरह, क्या हो गया? डेट ट्रांजैक्शन। तो डेट ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर तुमको कोई कंडीशन डालना है, कोई लिमिट डालना है, कोई उसके ऊपर रूल बनाना है, तो कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। और आरबीआई किससे कंसल्ट करके बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अगर नॉन डेट ट्रांजैक्शन है, जैसे लोन वगैरह, क्या हो गया? नॉन डेट ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर कोई कंडीशन डालना है, रूल बनाना है, कोई लिमिट डालना है, तो ये कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अब उल्टा कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करके बनाएगा? आरबीआई से कंसल्ट करके बनाएगा। तो ये एकदम सिंपल है, बस यही दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहा हूं तुमको। 6(3) तो डिलीट हो चुका है। 6(4) 6(5) क्या है? 6(4) बोलता है कि अगर कोई रेसिडेंट है, ये तो रेसिडेंट के लिए कहाँ के एसेट की बात करेंगे? बोला कोई रेसिडेंट है और वो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटी में, इंडिया के बाहर कोई इमल प्रॉपर्टी होल्ड ओन ट्रांसफर करना चाहता है, तो कर सकता है। कब कर सकता है? अगर उसने वो प्रॉपर्टी नॉन रेसिडेंट, मतलब वो प्रॉपर्टी उसने किससे अक्वायर किया? किसी नॉन रेसिडेंट से अक्वायर किया है। द सेम वॉज अक्वायर्ड, हेल्ड और ओन्ड बाई सच पर्सन। अगर, फिर से बोल रहा हूं, एक बार सुन लो, अगर कोई रेसिडेंट है
तो अगर कोई रेसिडेंट है वो इंडिया के बाहर का इमल प्रॉपर्टी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी अगर होल्ड करना चाहता है, ओन करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो ये करने के लिए वो कर सकता है। लेकिन वो कब कर सकता है? अगर उसने वो प्रॉपर्टी जब वो नॉन रेसिडेंट था तब लिया होगा तो होल्ड ओन ट्रांसफर कर सकता है, या तो अगर उसे वो मिल रहा है किसी नॉन रेसिडेंट से बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस तो कर सकता है। अच्छा, उल्टा कर दो, नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया का कोई प्रॉपर्टी, इंडिया का सिक्योरिटी, इंडिया का करेंसी होल्ड ओन ट्रांसफर कर सकता है। कब कर सकता है नॉन रेसिडेंट? तब कर सकता है जब उसने तब लिया था जब वो क्या था? रेसिडेंट था, या तो उसको इनहेरिटेंस में मिल रहा है किससे? रेसिडेंट से। तो 6465 को एक बार कंक्लूड करो। क्या बोला मैंने 6465 में? 64 क्या बोलता है कि एक नॉन रेसिडेंट, एक सॉरी 64 क्या बोलता है? एक रेसिडेंट इंडिया के बाहर इमल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी होल्ड कर सकता है अगर उसने वो तब लिया था जब वो नॉन रेसिडेंट था, या उसको इनहेरिटेंस में मिल रहा है किसी नॉन रेसिडेंट से। और नॉन रेसिडेंट इंडिया का इमल प्रॉपर्टी, फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी होल्ड ओन ट्रांसफर कर सकता है अगर उसने तब लिया था जब वो रेसिडेंट था, या तो उसको इनहेरिटेंस में मिल रहा है किसी रेसिडेंट से। तो ये 6465 हो गया। फिर 66 बोलता है कि अगर तेरे को कोई बाहर का बंदा इंडिया में ब्रांच स्टार्ट करना चाहता है तो आरबीआई के अप्रूवल से कर सकता है। और 67 बोलता है डेट इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या डेट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, हम किसको किसको डेट मानेंगे, लोन को डेट मानेंगे, सॉरी डिबेंचर को डेट मानेंगे, बॉन्ड को डेट मानेंगे, हम किस चीज को डेट मानेंगे, ये कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेटा मैंने कोशिश किया है लिमिटेड टाइम में आपको जितना ज़्यादा डिटेल में बता सकूं बता दूं। बेसिकली क्या होता है ना, रिवीजन का पर्पस ये है कि तुम लोगों को सारा कुछ एक बार अच्छे से समझ जाए, अब मतलब अच्छे से एक बार रिकलेक्ट हो जाए। तो मैंने ना 95% कंटेंट तुम्हारा नोट्स में ही डाल दिया, फिर 2-5% कुछ नॉट सो इंपॉर्टेंट था लेकिन वो भी मैंने तुमको टेक्स्ट बुक से एक बार रीड करवा दिया जो कि मॉड्यूल में सेम दिया हुआ है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरे चैप्टर में मिलते हैं।